हमारी कंपनी यूनिक इन्फो सॉल्यूशन द्वारा ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और इस कोर्स को मैंने बहुत यानी रिसर्च करके बनाया है। जिस कोर्स का आपको पता होगा जैसे ओशियंट बहुत सी जगह पे टूल चल रहे हैं, बहुत सी जगह पे ओशियंट कोर्स भी चल रहे हैं आपने देखा होगा। तो उसका हमें एक टूल के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े और इसका हम टेक्निक से कैसे ही अपनी स्किल और टेक्निक दोनों का उपयोग करके हम कैसे ही इन्वेस्टिगेशन करें। तो मेरी कंपनी यूनिक इन्फो सॉल्यूशन इसके लिए लेके आया है और मेरा नाम सागर जोशी आप सभी जानते होंगे। आपने लिंक्डइन प्रोफाइल हमारी देखी होगी, इंस्टाग्राम देखा होगा। हमने ऑलरेडी अलग-अलग कोर्सेज़ लॉन्च कर चुके हैं, तो अलग-अलग कोर्स इसीलिए जैसे हमारी बैच में जैसे एथिकल हैकिंग, ओशियंट अभी लास्ट हमारा कोर्स ये ओशियंट लॉन्च किया है। उससे पहले हमने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन 1 मंथ का, उसके बाद हमने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ का विथ कोलैबोरेशन था हमारा साइबर ऑक्टोपस के साथ। इसी के साथ हम अलग-अलग अवेयरनेस के सेशन, इन्वेस्टिगेशन के सेशन, अलग-अलग डिपार्टमेंट जेम्स के आईबी, रेलवे पुलिस, हमारे गुजरात पुलिस और अलग-अलग स्टेट पुलिस की हेल्प भी करते रहते हैं, क्लू फाइंड करने में, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करवाते हैं, अलग-अलग ट्रेनर हम प्रोवाइड करते हैं, अलग-अलग टेस्टिंग, स्किल अलग-अलग जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ज़रूरत होती है, हम पूरी उनको करवाते हैं। जैसे पुलिस को भी हो सकता है, किसी कंपनी को भी जैसे ट्रेनर की नीड होती है, तो हम ट्रेनर भी प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी स्कूल, कॉलेज को साइबर क्राइम अवेयरनेस या कोई कोर्स करवाना है, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे uniqueinfosolution.com पे आप जाके विज़िट कर सकते हैं और कमिंग सून हमारी एप्लीकेशन भी रेडी है, अब एप्लीकेशन भी आने वाली है। और ये कोर्स पूरा 1 महीने का हिंदी में हमने पूरा लैंग्वेज हिंदी ही रखा है पूरे कोर्स का। और पूरे कोर्स के अंदर प्रैक्टिकली नॉलेज है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया, कोई भी आया थियोरेटिकल पढ़ा के चला गया, वैसा कुछ नहीं है। दूसरा है कि प्रोफेशनल ओशियंट प्रोग्राम, आपने पूरे कोर्स का नाम पढ़ा होगा, पीओपी। क्योंकि पीओपी एक चीज़ है आपने देखा होगा कि किसी पुलिस की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक पीओपी रखी जाती है। तो हमने उसी बेस पे हमने ये एक नाम यूनिक फाइंड कर दिया, प्रोफेशनल ओशियन प्रोग्राम। और 1 महीने का कोर्स में आपको बहुत से कंटेंट यानी हमने यही रखे हैं जो ओवरव्यू दिए है, यानी पूरा इन डेप्थ हमने कंटेंट आपको किसी को शेयर नहीं किया है। ना ही कंटेंट हमने शेयर किया है, ना ही कोर्स का डिटेल जैसे कौन ट्रेनर है, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सब कुछ हमने कोई जगह पे शेयर नहीं किया है। ये खाली ट्रस्ट पे कोर्स हमने लॉन्च किया है और आपको ट्रस्ट पे करना पड़ेगा। ऑलरेडी जिन्होंने हमारे अगली बैचों में जो भी एडमिशन लिए थे उनको पता है क्या मिला है। और इसकी फीस भी हमने कोई हाई फाई नहीं रखी है, 7,000 रुपया ही रखी है 1 मंथ की। पूरा कोर्स ऑनलाइन लाइव क्लास रहेगा, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, रात को 9 बजे रहेगा। यानी आप ऑफिस में हो, स्कूल, कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। रात को 9 बजे डेली मंडे टू फ्राइडे पूरा कोर्स हिंदी में, टूल्स, फ्री टूल, पेड टूल, सभी तरह के टूल आपको पढ़ाए जाएंगे। उसमें एडवांस बोल रहे जो भी एडवांस टूल, टेक्निक सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। और ये कौन-कौन लोग कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, लॉयर हो गया, जर्नलिस्ट हो गए, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो गए, पुलिस हो गई, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जजेस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, बिगिनर, एडवांस, प्रोफेशनल, सब कोई, हर कोई ये फील्ड में आना चाहता है, वो सब कुछ इंटरेस्टेड पर्सन कर सकता है ओशियन। और ये कोर्स में प्रैक्टिकली है, इंडस्ट्री रिलेवेंट जैसे एक्सपर्ट है, जो भी ट्रेनर आएँगे वो आपको पता होगा कि जैसे कोई पुलिस के साथ काम कर रहा होगा, किसी ने रियल लाइफ केस सॉल्व किए होंगे, किसी ने कोई कंपनी में काम किया होगा, वैसे ही लोग इस एक्सपर्ट इसी कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। और पूरे कोर्स के साथ आपको 24/7 हमारा सपोर्ट रहेगा, ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर कोर्स कंप्लीटेशन। और इसके बाद आपको कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे किसी को पुलिस के साथ काम करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ हम गाइड करते रहेंगे। और कंटिन्यूअसली अलग-अलग हमारे अलग-अलग कोर्सेज़ आते रहेंगे, तो आप एनरोल करते रहे और एक्टिव रहे। और अभी ये कोर्स हम फ्री डेमो इसीलिए रखा है कि आपको कुछ आइडिया है कि ओशियंट क्या है, कैसे वर्क करना है, क्या-क्या सीखना है। पर ऐसा नहीं कि हम कंटेंट बताएँगे, ट्रेनर कौन है वो बताएँगे, वो कुछ हम बताने वाले नहीं। आपको कोर्स हमारे ट्रस्ट पे करना है। और जिन्होंने ट्रस्ट किया है उनको 7,000 नहीं 70,000 का मिला है, वो गारंटी हम देंगे। हाँ, बट जिनको कोर्स ऑलरेडी ओशियंट आता है, उनको कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कोर्स उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया है जिनको पुलिस के साथ काम करना है या पुलिस है।
यानी उनका बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस लेवल सब कुछ इसमें क्लीन हो जाएगा। तो अभी आप सभी थोड़ी 1-2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं अभी कोर्स स्टार्ट करवाते हैं डेमो हमारा। 1 मिनट। सर स्टार्ट कीजिए। हेलो। हेलो। ओके, ओके। वेलकम सर। अरे थैंक यू जोशी सर। हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है मेरे हमारे इस कोर्स पे, ओसेंट के प्रोफेशनल ओसेंट कोर्स। आप सबको मेरा आवाज़ आ रहा होगा लाउड परफेक्ट, एंड क्लियर, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। राइट? तो यस सर, ऑडिबल ये है। कोर्स, थैंक यू। तो हर एक चीज़ सीखने से पहले मैं हमेशा अपनी ऑडियंस को एक बार जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन-कौन पर्सन कितना-कितना नॉलेजेबल है, ताकि हम लोग एक बेस बना के चल सकें कि हम लोग कितना-कितना डिलीवर करेंगे और किस एक पेस पे स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूँ कि आप लोग कितने मतलब माहिर हैं, या बोला जाए, या फिर कितना आप एक नॉलेज सेट कैरी कर रहे हैं अपने साथ रिगार्डिंग ओसेंट, मतलब आप ओसेंट में क्या-क्या चीज़ें जानते हैं, या फिर आपने कहीं सुना है तो क्या सुना है, या फिर आपको किसी ने बताया है तो क्या बताया है, मतलब एक रेशियो मुझे पता होगा तो आई वुड बी रियली हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होगी ये देख के। बाकी एक बार आप लोग भी अगर माइक अनम्यूट करके बात कर सके, क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मेहुल। सर मेनली हमने यही सुना है ओशन के बारे में कि ओशन के थ्रू हम कभी भी किसी का भी डेटा निकाल सकते हैं, या उसको स्निफ आउट करके और चेक कर सकते हैं, किसी की डिटेल्स निकाल सकते हैं, किसी की लोकेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके के सारे काम ओशन से कर सकते हैं विदाउट anyone's परमिशन और एनी इंटरफेरेंस। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक पार्ट है उसका वैसे। ठीक है, ग्रेट मेहुल। और कोई आगे आके बोलना चाहेगा, कोई अपना रखना चाहेगा? जिससे पहले हम लोग शुरू करें, उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। कोई और वॉलंटियरली आना चाहता है कुछ बताने के लिए कि क्या वो लोग जानते हैं और क्या वो समझते हैं ओसेंट से? नो वन? चलिए, कोई बात नहीं। हाय सर। हेलो Yes sir. जी। OSINT is generally a basic term which is used to denote as open source intelligence, in which we can extract, as Mehul ji already told us, that we can extract anyone's data from the details available on the internet. ओके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे अभी आपकी ऑडियंस से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको अच्छे से आता है, जिनको पता है, जिनको एक बेसिक बेसिक क्लियर्स हैं कि ये ओसेंट होता है, और बाकी जो हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, आई गेस उनको अभी इतना नॉलेज नहीं होगा कि ओसेंट क्या है और ओसेंट कैसे किया जाता है, या फिर ओसेंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है और हिचकिचा रहे हैं बताने के लिए। बट हम लोग सबको ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं ये चीज। तो ओसेंट जो है उसका मीनिंग, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ठीक है। एंड ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब अगर बोला जाए तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस क्या है? मतलब कलेक्शन हो गया, एनालिसिस हो गया, पब्लिकली अवेलेबल डाटा, इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूस एक्शनेबल इंटेलिजेंस। अगर मतलब इस लाइन को हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे दो तीन चीजों का आप मिक्स देखेंगे। एक तो कलेक्शन, दूसरा आता है एनालिसिस, और तीसरा आता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस। ठीक है। आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है जिसमें एक फोन नंबर है, और एक डेटा पड़ा हुआ है उसमें नाम है, और एक डेटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है। अब वो तीनों डेटा सेट्स अलग 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 पड़े हुए हैं। ठीक है। और वो आपस अपने आप में कोई सेंस नहीं बनाते, क्योंकि वो एक फोन नंबर है, ये एक जस्ट रैंडम सा नाम है, और एक जस्ट रैंडम सा एड्रेस लिखा हुआ है। बट वो जो डेटा है, आप डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में डिफरेंस तो समझते होंगे सब लोग, राइट? आप सब लोग साइबर सिक्योरिटी फील्ड में है, तो ये एक बेसिक चीज है जो हम लोग समझते हुए कि डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग चीज होते हैं। तो उन तीनों डेटा सेट से जब हम लोग कंबाइन करके एनालाइज करके कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, उसको हम लोग ओसिन बोलते हैं। ओसिन में हमारा एनालिसिस भी लगता है, ओसिन में हमारा कलेक्शन टेक्निक्स भी लगती है, और ओसिन में हमारा एक्शनेबल इंटेलिजेंस भी लगता है। क्योंकि अब देखिए, मेरे पास फोन नंबर है किसी इंसान का उसके एड्रेस के साथ, तो वो एक एक्शनेबल इनपुट है। वो मुझे बताता है कि अगर मैं, ये बंदा है, ये मुझे इस एड्रेस पे मिलेगा। ये जो फोन नंबर है, अगर इस पे मैं कॉल करूंगा तो ये इंसान
कॉल उठाएगा, तो वो एक एक्शनेबल इनपुट है, वो एक एक्शन क्रिएट करेगा वो जो डेटा है, राइट एवरीवन। आप लोग यार थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे Yes, ऐसा sir. लगा कि मैं दीवार में से आप समझ रहे हैं ना, आप मेरी जगह आके देखिए और सब लोग ऐसे म्यूट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। थैंक यू। सो Welcome, sir. देखिए, हाँ उसमें अब देखिए ये चीजें जो है ओसेंट में मेन चीजें जो आती हैं, ओसेंट हम लोग कहाँ यूज कर, पहले आपको ये समझ लग, आप थम्स अप कर दीजिए, बोलिए मत, थम्स अप इतना कर दीजिए, पहले हमें बेसिक चीज पता लगी है, ओसेंट कलेक्शन होता है, एनालिसिस होता है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। आप सब लोग थम्स अप तो कर सकते हैं, तो वो चीज आप बताते जाइए ताकि मेरे को भी पता लगता रहे कि सब लोग जाग ही रहे हैं, कोई सो नहीं रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तीन चीजों से कंबाइन होकर बनता है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ओपन सोर्स क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि इसका जो डेटा सेट है वो हम लोग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पब्लिकली इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो उसमें क्या क्या चीज रहेगी, पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या डेटा आता है, कोई भी टेक्स्ट में लिख दो, चाहे चैट में लिख दो, आप चैट में लिख के भी बता दो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फेसबुक वगैरह सब। अच्छा, फेसबुक हो गया, और बोल दो ये तुमने जो रिकॉर्डिंग टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और जो भी सोशल मीडिया पे यूज है वो उसमें आ जाए। हाँ थैंक यू, ग्रेट अब्दुल। और जतिन ने भी Basically, लिखा हुआ है sir, यहाँ पे नेम, ईमेल, फोन नंबर। हाँ जी, टॉक्सिक साइबर। बेसिकली सर देखिए यहाँ पे तो ओशन का मतलब जो इसमें बेसिकली ये है कि जो भी डाटा हमको ओपन सोर्स यानी कि इंटरनेट के थ्रू या कोई ऐसा सोर्स जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो, मतलब उसको अब पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट एज अ ओशन हाँ। इन्वेस्टिगेटर हम उस डाटा सेट का यूज करके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करते हैं या उसके बारे में और जानकारी डीप में गैदर करते हैं, तो उसी को हम ओशन कह सकते हैं, मतलब इसमें यूज होता है हाँ, बेसिकली। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जिससे हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी अब्दुल ने बताया फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो वाली सोशल जगह मीडिया, कौन कौन सी? सोशल ठीक है, मीडिया सोशल मीडिया अपना तो हो गया। और न्यूज फोरम्स, इंटरनेट अच्छा, आर्chives और अपना और अच्छा। सबसे बोलिए। टॉक्सिक साइबर, देखो ऐसा है कि न्यूज फोरम्स को आप एज अ अपना डेटा सोर्स नहीं मान सकते। आपको क्या पता किसी ने वो न्यूज जानबूझ के लिखी हो सकता है। फेक न्यूज। बिल्कुल है ना, बिल्कुल बात है ना, सही। किसी ने एटीएम से पैसा हेलो, किसी ने एटीएम से पैसा निकाला या फिर गूगल पे से स्कैन करके किसी कहाँ पे जो पैसा भेजा, वहां से भी अपन लोकेशन डेटा ट्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल वो भी हम लोग कर सकते हैं, वो जब हमारे पास कोई डिवाइस होगा। बट अभी हम लोग पब्लिकली अवेलेबल की बात कर रहे हैं, ये हम लोग स्पेसिफिक चीज पे आ गए। तो न्यूज की जहां तक बात कर रहे थे टॉक्सिक, तो न्यूज में ऐसा है कि आपको नहीं पता कि वो न्यूज कब लिखी गई है, वो ब्लॉग कब लिखा गया जिसको आप एज अ रेफरेंस ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग्स आजकल फ्री में बन जाते हैं। आप एक वेबसाइट खड़ी करो, उसमें ब्लॉग लिख दो, तो हाउ वुड यू कंफर्म, ठीक है। उसके लिए अब देखो, आपको ये तीन सामने चीजें दिख रही होंगी, साइबर सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन, जर्नलिज्म, ठीक है। ओसिंट इन तीन चीजों में जैसे यूज होता है। हम लोग उस बात करते हैं न्यूज वाली पे, पहले हम लोग ये कवर करेंगे साइबर सिक्योरिटी यानी कि थ्रेट इंटेल, वल्नरेबिलिटी रिसर्च, इंसिडेंट रिस्पांस। साइबर सिक्योरिटी में जो है उनको पता होगा कि थ्रेट इंटेलिजेंस, वल्नरेबिलिटी रिसर्च और इंसिडेंट रिस्पांस क्या होता है। कोई बताएगा मेरे को कि किसी इन तीनों में से किसी के बारे में अगर आपको पता तो बताओ, नहीं तो फिर मैं इनमें कवर करता हूं। कोई भी नहीं? अरे यार, तो थ्रेट इंटेलिजेंस, फॉर एग्जांपल थ्रेट इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होता है कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज जो हानि पहुंचा सकती है, ठीक है। इंटेलिजेंस उसके बारे में इंटेलिजेंस गैदर करना। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रीज करती हैं, अपने जो ओपोनेंट वाली कंट्रीज हैं उनका वो सारा का सारा थ्रेट मॉडलिंग करती है। थ्रेट मॉडलिंग क्या होता है कि इनके पास क्या गोला बारूद है, इनके पास कौन कौन सी गन है, इनके पास कौन कौन से ग्रेनेड्स हैं या फिर कौन से टैंक्स हैं, तो उसका भी इंटेलिजेंस, इसको हम लोग मिलिट्री ओसेंट बोलते हैं, ठीक है। मिलिट्री ओसेंट में क्या होता है कि आप सामने वाले का थ्रेट लैंडस्केप नापते हो। इसमें साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है? हाँ, साइबर एस्पियोनाज, राइट। तो अब साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में थ्रेट इंटेलिजेंस होता है, फॉर एग्जांपल आपके एपीटी ग्रुप्स होते हैं, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स,
जो कि हैकर्स के ग्रुप बोलते हैं, जिनको हम लोग हैकर ग्रुप बोलते हैं, वो लोग कैसे काम करते हैं, वो लोग कैसे फिशिंग लिंक भेजते हैं, वो कौन सा मालवेयर बनाते हैं, और आपकी कंपनी या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं क्या वो इफेक्ट हो सकते हैं उन हैकर ग्रुप से, ये आपको देखना होता है। कैसे? हाँ, जैसे कि एनोनिमस हो गया, फिर एक होता है रैबिट, ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट ट्राइब करके आती है, तो ये एक कंट्री की मैं बता रहा हूँ, एक कंट्री है उसका ट्रांसपेरेंट ट्राइब हो गया, फिर एक पैंडास करके आती है, ठीक है, एक बियर करके हैकर ग्रुप है, तो आपको पता है बियर जैसे रशिया को बोलते हैं, तो बियर करके हैकर ग्रुप है। हाँ, देयर मोडस ऑपरेंडी, एपीटीज, एग्जैक्टली एपीटीज, ठीक है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस में हमारी वो सारी चीजें आ जाती हैं कि उनका टेक्निक, टैक्टिक, प्रोसीजर क्या है। तो ये एक इन डेप्थ चीज आ गई। वल्नरेबिलिटी रिसर्च क्या होता है? वल्नरेबिलिटी रिसर्च में ओसेंट कैसे काम करता है? अब वल्नरेबिलिटी हमें पहले तो पता होना चाहिए कि कोई एप्लीकेशन काम कैसे कर रही है। जब वो काम कर रही है और उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज यूज हो रही हैं, और वो लाइब्रेरीज किस किस ने बनाई है, क्या कौन कौन पर्सन है, वो पर्सन एक्सप्लॉयटेबल है या नहीं है, वो चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर आप सब लोग न्यूज देखते हैं तो आपको रिसेंटली पता होगा कि देयर आर लाइक 3 से 4 मिलियन लोग जो कि कोड करते हैं वीएस कोड पे। आप सबने वीएस कोड का नाम सुना होगा, जो कोडर है यहाँ पे, वो लोग कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो सब लोग हैक्ड हो गए। पता है क्यों? एक वजह से, क्योंकि वीएस कोड के अंदर एक एक्सटेंशन डाउनलोड होती है जो कि आपके कोड को प्रिटी बनाती है, कलरफुल बनाती है, और वो जो कोड था वो वर्नेबल था, तो किसी ने वो वर्नेबल कोड ढूंढ के एक्सप्लॉइट कर दिया। अब उसके लिए क्या किया उसने, उस बंदे ने वर्नेबिलिटी ढूंढने के लिए पहले तो वो उस कोड को पढ़ा होगा, उस कोड के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उनको सर्च किया होगा, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूज किया होगा, तब उसको जाके वो चीजें मिली और उसने उन चीजों को अप्लाई किया, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो है वो थ्रेट इंटेलिजेंस के ही पार्ट आता है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे कि अगर आपके ऊपर अटैक हो गया है अब, ठीक है, अब अटैक हो रहा है, हैकर ने हैक कर लिया है, तो अब एज अ ओसेंट एनालिस्ट आपको पता होना चाहिए अगर ये वाला अटैकर ने अटैक किया है, ठीक है, जैसे कि एनोनिमस है, एनोनिमस ने अगर अटैक किया है तो एनोनिमस का स्टाइल होता है अटैक करने का। जो बंदा क्राइम करता है, क्राइम करने का एक स्टाइल होता है सबका, ठीक है। तो अब अगर एनोनिमस ने या बेयर हैकर ग्रुप ने उन्होंने अटैक किया है, तो उनका एक स्टाइल होगा कि वो लोग कैसे डेटा निकालते हैं, कैसे आपका सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम क्या करती है, वो इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके रखती है, ताकि कल को अगर ऐसी चीज आती है तो इनके पास वो सारे सबसेट, वो सारे के सारी टेक्निक्स हों, ताकि ये हैकर्स को आगे बढ़ने से रोक सकें। आज वो एक कंप्यूटर में है, कल को 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन हैक हो जाएगी, राइट। तो साइबर सिक्योरिटी में एक मोर टेक्निकल एस्पेक्ट होता है ओसेंट का। आपको बहुत टेक्निकलिटी में जाना है, आपको जैसे कि प्रोसीजर्स जानने हैं, आपको टेक्निक्स जाननी है कैसे मालवेयर काम करता है, आपको ये सब जानना है कि कौन सा मालवेयर कैसे होता है, कौन से फिशिंग कैंपेन साल के कौन से पीरियड में लॉन्च होते हैं। ये देखिए, एक चीज बताता हूँ आपको, फिशिंग कैंपेन लॉन्च करने का भी साल में सीजन आता है, अगर आपको पता हो तो। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग कैंपेन सबसे ज्यादा कब लॉन्च होते हैं इंडिया में? इंडिया में सबसे ज्यादा फिशिंग कैंपेन कब लॉन्च होते हैं, किसी को पता है? कोई भी गैस करिए। साइबर किल चेन, हाँ, दिवाली, तरंग, बहुत अच्छा। और कोई? जब भी त्योहार का मौसम आता है तभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा फिशिंग लिंक, सबसे ज्यादा हैक करने की कोशिश आपको तब की जाती है जब त्योहारों का सीजन होता है, दिवाली के टाइम पे। और मैंने सबसे ज्यादा चाइनीज स्कैम अगर होते हुए देखे हैं तो मैंने देखे हैं दिवाली के टाइम पे, ठीक है, या फिर मैंने देखे हैं 26 जनवरी के टाइम पे, 15 अगस्त के टाइम पे, जब बिग बिलियन डेज, एग्जैक्टली जब बिग बिलियन डेज की सेल लगती है तब। क्योंकि दिवाली पे मैंने खुद ऐसे स्कैम्स देखे हैं जहां पे लोग फेक तनिष्क की वेबसाइट्स बना के फैमिली ग्रुप्स में सर्कुलेट कर रहे होते हैं ताकि लोग ज्वाइन कर सकें, और वहां से वो उनका क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं या फिर उनका बेसिक डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि उनको बोलते हैं आप आधार कार्ड, अपना फोन नंबर यहाँ पे डालिए, हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे, आपके घर पे डिलीवर कर देंगे। तो उनके आधार कार्ड को यूज करके वो लोग फेक सिम्स खरीदते हैं, उससे क्राइम करते हैं, या फिर उन आधार कार्ड के बेसिस पे वो उनको स्कैम करते हैं, कल को वो उनका डेटा बेच देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो
फिशिंग का भी एक सीजन होता है कि इस टाइम से इस टाइम पे इतनी फिशिंग कैंपेन होंगे। और अगर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज की साइड चले जाएं तो वहां पे आ जाता है विंटर्स, क्रिसमस के टाइम पे। क्रिसमस के टाइम पे वहां पे सबसे ज्यादा कैंपेन लॉन्च करते हैं लोग। जब मैं कंपनीज को भी सर्विस देता हूँ तो मैंने उनका देखा हुआ, जो यूएस की कंपनी, यूरोप के जो क्लाइंट होते हैं, उनके सबसे ज्यादा अगर कंपनीज पे अटैक होता है तो वो होता है सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे, क्योंकि वहां पे क्रिसमस के टाइम पे हॉलीडेज होती हैं, राइट। तो वहां पे हॉलीडेज होती हैं तो सबको मेल जाता है एचआर की तरफ से कि भाई सबको मुबारक हो और इतने दिन की छुट्टी है, ये आपका गिफ्ट पैकेज है। और साथ ही में अगर किसी ने उसके अंदर फेक फिशिंग लिंक बना के भेज दिया, किसी को पता नहीं लगता, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जो फिशिंग लिंक क्रिएट होते हैं वो होते हैं डर के माहौल में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में लोग जैसे कि डरते बहुत हैं हर एक चीज से। अभी डिजिटल अरेस्ट है, पुलिस का खौफ है, तो लोग डर के मारे में इतना बड़ा स्कैम का फंसते जा रहे हैं। आरटीओ स्कैम, आरटीओ का एक एप्लीकेशन आपको भेज देंगे, आपका इतना चालान है, आप वो एपीके डाउनलोड करेंगे, आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आपका फोन हैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग डरते हैं और हमें वो चीज का नॉलेज नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको पता है, अगर आप एक ओसिन एनालिस्ट है, आपको पता है कि ये जो लिंक है ये असली आरटीओ का लिंक नहीं है। अगर आपको पता है ये जो तनिष्क की वेबसाइट का लिंक है ये असली तनिष्क की वेबसाइट का लिंक नहीं है। डिजिटल लास्ट वीक, ओके। तो धैर्य से हम लोग लास्ट में ये सुनेंगे कि क्या हुआ था। तो इसी आप मीटिंग में रहिएगा प्लीज। तो देखिए, डर जो है वो इंसान को सोचना उसका बंद कर देता है। जब इंसान डरता है तो उसका बुद्धि नहीं चलती है। बट अगर आपको ओसिंट आता है, आप पहला बुद्धि लॉजिकली सोचते हो कि ये जो लिंक है इस पे लिखा तो यही हुआ है कि तनिष्क है, या फिर इस पे लिखा हुआ है कि अमेजोन है या फिर फ्लिपकार्ट है, बट इसका जो यूआरएल है वो लिख कुछ और रहा है, अंदर दिखा कुछ और रहा है। तब आपका दिमाग चलता है अच्छा ये लिंक शायद फेक हो सकता है, ठीक है। हम लोग अगले पे आते हैं। अगला होता है इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशंस में अब पुलिस है या फिर आपके एजेंसीज हो गई, या फिर आपकी इनकम टैक्स हो गया, या फिर इनकम टैक्स एजेंसी हो गई, या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो वाली एजेंसी हो गई, या फिर जितनी भी एजेंसीज हैं, सब लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट में हैं तो कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन भी होती हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आता है? डिजिटल फोरेंसिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, ड्यू डिलिजेंस। एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। डिजिटल फोरेंसिक्स क्या होता है? मान लीजिए डिजिटल फोरेंसिक्स हो गया, मैंने क्या किया, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैंने एक क्राइम कमिट किया। मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी नोन के बंदे का इंस्टाग्राम हैक कर लिया। मुझे को पता था उसको ये चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एक फेक वेबसाइट बनाई, उसका इंस्टाग्राम वहाँ पे लॉगिन कराया, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड आ गया और मैंने उसका इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिया, ठीक है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये हरकतें करनी नहीं है, ये ऐसे लोग करते हैं तो पकड़े भी जाते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके सभी दोस्तों को एक मैसेज डाल दिया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मुझे 5,000 रुपए चाहिए, प्लीज मुझे भेज दीजिए। 5,000 छोटा सा अमाउंट है, लोग सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, भेज देते हैं कोई बात नहीं। बट वो जो है वो एक सीरियस क्राइम है। वो डिजिटल फोरेंसिक्स में आता है कि कैसे लॉगिन हुआ, कैसे क्रेडेंशियल उस पर्सन के पास गए, कैसे वो पर्सन ने अपना आगे टेक्निक लगाई, कैसे उसने क्या प्रोसीड किया, कैसे उसने लोगों से पैसे मांगे, और वो पैसे जो लिए वो किस अकाउंट में गए, ठीक है। वो सारा एक फोरेंसिक्स का प्रोसीजर होगा। जब भी कोई क्राइम हैपन होता है तो उसमें क्या चीज होती है कि जब भी आप कोई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी सिनेरियो में तो उसमें कुछ चीजें डिस्टर्ब होती हैं, ठीक। तो जो चीजें डिस्टर्ब होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर उस बंदे ने किसी वेबसाइट पे गया, वहां पे लॉगिन किया, तो उसके जीमेल में हमेशा गया होगा कि आपने इस वेबसाइट पे लॉगिन किया है, या जीमेल में उसके आया होगा कि इंस्टाग्राम आपका इस आईपी से या इस लोकेशन से लॉगिन हुआ है, राइट। जब भी आप इंस्टाग्राम कहीं और लॉगिन करते हो तो आपको नोटिफिकेशन जाता है ना कि आपका इंस्टाग्राम कहीं और लॉगिन हुआ है, या आपका फेसबुक या व्हाट्सएप कहीं और लॉगिन हुआ है। तो वो जो चीजें हैं वो हेल्प करती हैं डिजिटल फोरेंसिक्स में। बट उन सब चीजों के लिए आपको पता होना चाहिए कि वो एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है। अगर आपको पता है वो चीज कैसे वर्क करती है तो वो आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग फ्रॉड डिटेक्शन में। फ्रॉड डिटेक्शन की हम लोगों ने पहली बात कर ली है कि तनिष्क की ज्वेलरीज फेक वेबसाइट बना के लोग सर्कुलेट करते हैं, या फिर बिग बिलियन डेज आते हैं तो फेक अमेजोन की वेबसाइट्स हो गई, फेक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट हो गई, वो सब चीजें जो है वो सर्च होती हैं, ठीक है। लोग ये सब चीजें फेक बना के आगे सर्कुलेट करते हैं ताकि लोगों को फंसा सकें।
आजकल एक और चीज आ गई है, अगर आप देखेंगे आजकल आपको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसी नई नई वेबसाइट्स दिखती हैं जहां पे आपको बहुत अच्छे क्लोथ्स, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छे चीजें, ज्वेलरी सस्ते में मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ज्वेलरी दिखेगी, बहुत ही ज्यादा महंगी टाइप की ज्वेलरी है, बट बहुत ही सस्ती है, अलग ही सस्ती है। मतलब वहां पे आपको कह रहे हैं कि भाई 200 रुपए में आप ये ले जाओ पूरा का पूरा सेट। कोई आपको क्लोथ ऐसा दिख रहा है जो कि होना तो बहुत ही एक्सपेंसिव चाहिए, बट वो बहुत सस्ते में है, और उसकी एड आपको दिखती है यूट्यूब पे, आपको उसकी एड दिखती है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको लगता है कि जेन्युइन है क्योंकि ये फेसबुक पे आ रही है, ये यूट्यूब पे आ रही है, बट क्या वो सीरियसली जेन्युइन है एड? क्या आपने सोचा है वो कभी जेन्युइन हो सकती है? एनीवन, किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ऐसे ऐड दिखी और बाद में जाके वो कुछ स्कैम निकला हो? क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये चीज, अब्दुल के साथ हुआ है, ठीक है, हाँ जतिन के साथ भी हुआ है। और तो देखो, अब इसमें क्या फ्रॉड डिटेक्शन में, अब मैं आपको अपना सिनेरियो बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ ये स्कैम हुआ था। उसने यूट्यूब पे एक ऐड देखी, उसने देखा कि उसमें बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छे क्लोथ्स आ रहे थे, तो उसने ऑर्डर कर लिया एंड ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, कुछ 2000 रुपीज समथिंग का, काफी सारी शॉपिंग करी, ठीक है। तो बाद में ना वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, और जब उसने कहा कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, मुझे पैसे वापस दे दो, मेरा प्रोडक्ट तो आया नहीं, तो उन्होंने उसको कहा कि आप क्रेडिट कार्ड का अपना सीवीवी नंबर और आप डेट दे दीजिए, हम आपको पैसे जो है उस कार्ड में डाल देंगे, ठीक है। जो कि स्कैमर अपने आप में स्मार्ट होने की कोशिश कर रहा था। तो अब वो इतनी अवेयर नहीं थी कि ये चीजें नहीं देनी चाहिए या फिर अपना सीवीवी नहीं बताना चाहिए, तो उन्होंने दे दिया, बट थैंकफुली उनके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो स्कैमर ने कुछ चुराया भी नहीं। बट द सिनेरियो वाज कि स्कैमर्स क्या क्या, किस किस लेवल तक, किस हद तक जा सकते हैं आपको स्कैम करने के लिए, वो आपको फ्रॉड डिटेक्शन कैसे पता लगेगा? अगर आपके पास एक वेबसाइट है, पहली बात तो अगर आपके पास कोई शॉपिंग की वेबसाइट आती है, कोई ऐसी वेबसाइट आ रही है जिसके ऊपर आपको बहुत ही ल्यूक्रेटिव, बहुत ही ऐसे ऑफर्स दिख रहे हैं जो कि सुनने में ही बड़े गलत लगते हैं कि इतना सस्ता कैसे हो सकता है, या फिर ये चीज इतनी आसानी से कैसे मिल रही है। पहली बात, हमेशा जाइए उस वेबसाइट को चेक करिए कि वो वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है। तो पहले हम लोग ये स्टार्ट करेंगे इससे, ठीक है। समथिंग एल्स, विंडो, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें चेक करनी है किसी वेबसाइट के बारे में, तो कोई मेरे को बताएगा कि कहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं ये वेबसाइट कब बनाई गई है? हेलो, आपका म्यूट हो गया है ट्रेनर। हेलो, हेलो, हाँ, कंप्लीट स्टार्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था, जतिन ने बताया जैसे कि हुईज में सिर्फ आपको एक डेट दिखती है। अगर मेरे को मल्टीपल चेक करने हैं कि इतने से इतने साल तक किसके पास थी, इतने से इतने साल तक किसके पास थी, इतने से इतने साल तक किसके पास थी, तो कौन सी वेबसाइट यूज करेंगे? कोई आइडिया किसी को? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वेबसाइट है whoxy, जो कि आप यूज कर सकते हैं टू चेक कि जब वो वेबसाइट पहली बार खरीदी गई थी, जब वो वेबसाइट पहली बार बनाई गई थी, तब कौन कौन किस किसने उस वेबसाइट को यूज किया था। कोई भी वेबसाइट बताइए, कोई वेबसाइट हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि facebook.com, बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है, चेक करेंगे। अब हुईज में और इसमें क्या डिफरेंस है कि हुईज आपको सिर्फ उतना डेटा देता है, बाकी का डेटा वो पेड कर देता है। देखो अब जैसे इसमें कब से रिकॉर्ड आ रहे हैं, 2015 से,
कि 2015 में जो domain@facebook.com करके ईमेल था जिसके थ्रू ये वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल वेबसाइट पकड़ते हैं, कोई भी वेबसाइट सोचते हैं हम लोग, क्लोथिंग के सोच लेते हैं, क्लोथ्स फैशन, मिंत्रा नहीं करते, कोई पुरानी सी वेबसाइट, जॉकी, अरे जॉकी तो बहुत, कोई वेबसाइट जो अभी आपको लगता है कि अभी लॉन्च हुई होगी, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये हो गया theloom.in या फिर आपका अर्बन फिटर। अब ये एक वेबसाइट है जो कि हमने नहीं सुनी है, इतने हमारे पास इतना नाम नहीं है इसका, मुझे भी नहीं पता है कौन सी वेबसाइट है, किसकी वेबसाइट है, बट लेट्स चेक। आप लोग ये चीज अपने एंड पे भी करके देखिए, जितना आप खुद प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कौन सी चीजें क्या है, तभी आपका हाथ बैठता है चीजों के बारे में। आपको कोई वेबसाइट मिली, आप उस पर पहली बात तो ट्रस्ट ही ना करो कि वो जेन्युइन वेबसाइट है, कभी मत ट्रस्ट करो। हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि ये पक्का मेरे साथ कोई ना कोई झोल करेगी, ठीक है। तो अर्बन फिटर हो गया, हम लोग और चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अब 2012 में अर्बन फिटर, ये देखिए ये इसकी कंपनी का नाम है और इसकी कंपनी के नाम पे 4 डोमेन्स और है। नेम सर्वर हमें मिल रहा है, नेम सर्वर कहाँ पे है इनके, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी का वेबमास्टर अपडेट किया, ये सब चीजें कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से वो है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए अर्बन आउटफिटर जो है कॉरपोरेशन, इन्होंने अपना ईमेल चेंज कर दिया, आप देख पा रहे हैं। अब ईमेल अगर चेंज किया है तो क्यों चेंज किया, और ये ईमेल आईडी जो है ये अलग क्यों है। पहले तो अर्बन आउट आ रहा था और अब जो है वो अलग हो गई ईमेल आईडी, ये देखिए, ठीक है। हम लोग एक ये भी चेक करके देख लेते हैं, द लूम। इससे क्या होगा, जब आपके पास हिस्ट्री है कि कौन कौन सी वेबसाइट को कब कौन ऑन कर रहा था या कब कब उसके ईमेल चेंज हुए हैं, तब आप उसका ये देख सकते हैं कि उसकी बिहेवियर क्या रहा होगा। तब आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या और सिनेरियो होंगे, या फिर कौन कौन सी वेबसाइट्स कौन कौन उसको ऑन करता था, ठीक है। अब द लूम में चेक करते हैं, 8 साल कितनी पुरानी है ये, 10 साल पुरानी है, ठीक है। ये देखो theloom@gmail.com, ठीक है। अब ये जो है, आप खुद सोचिए आज के टाइम पे आपको कोई भी वेबसाइट जो है आपको ये नहीं बताएगी कि कौन पर्सन है जिसने उसको बनाया हुआ है। ये देखो कोमल गोयल, द लूम, आपको ये कोमल गोयल की ही ईमेल आईडी होगी, ये उनके फोन नंबर से कनेक्टेड होगी, मेरे को 110% श्योरिटी है इसमें। क्यों? क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है कि भाई इसको देख के हम लोग बता सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है, ये जो डोमेन है, ये जो ईमेल है, ये वो पर्सन, जब हम लोग शुरू में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना ही पर्सनल ईमेल यूज करते हैं वेबसाइट डेवलप करने के लिए, वेबसाइट रजिस्टर करने के लिए, राइट, ठीक है, समझ लग रहा है। तो हम लोग अपना पर्सनल ईमेल यूज करेंगे ताकि हम लोग एक वेबसाइट बना सके, ताकि हम लोग उसके लिए कोई पेज बना सके, क्योंकि स्टार्टिंग में पैसे नहीं होते, स्टार्टिंग में सब लोग वही करते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें, कोमल गोयल ने ये वेबसाइट बनाई हुई है, मतलब उनकी वेबसाइट है, ये देखो। तो कोमल गोयल के नाम पे जो जो वेबसाइट्स हैं उन पे और कौन कौन सी डोमेन रजिस्टर्ड है, ये देखो। मैं इस ईमेल को लूंगा, मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस लुकअप डालूंगा, मैं ईमेल डालूंगा और सर्च करते हैं, ठीक है। इन्होंने कब खरीदी है, मार्च 2015 में, और अपडेट किया 2017 में, और एक्सपायरी इनकी 2018 में। ये इनका पुराना है जो ये वाली है, ओके। अगर हम लोग और क्या करते हैं, अब हमारे पास एक ईमेल आ गया है, लेट्स जस्ट गूगल इट कि ईमेल कहाँ मिलता है हमें, और कहीं मिल रहा है। ये देखो, ये ईमेल आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, जहां तक मुझे पता है नहीं मिलेगा।
मैं ये ईमेल चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप सब लोग इसको ढूंढिए, अगर आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। ये द लूम, जो कि एक काफी अच्छा ब्रांड मुझे लग रहा है विमेन वेयर का, काफी बड़ी कंपनी है, मतलब मुझे तो ये दिख रहा है। तो ये जो कंपनी है उसका पर्सनल जीमेल अकाउंट लीक होना कोई आम बात नहीं है। आप ये सोचिए, उसका अगर जीमेल अकाउंट हमें मिल सकता है तो इसका मतलब उसका फोन नंबर भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो वो सिनेरियो है, पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, बट ढूंढना कैसे है वो आपको पता होना चाहिए, वो चीज। अब ये तो आपको एक टेक्निक बताई है, ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग सीधा फोन नंबर मिले। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने जो अपना पेज बनाया हुआ है, लिंक्डइन का पेज बनाया होगा या फिर जीमेल अकाउंट का पेज बनाया हुआ, या फिर जो और जहां जहां पे इन्होंने वेबसाइट पहली बार बनाई वहां के अकाउंट्स किस फोन नंबर से कनेक्टेड थे वो भी निकाल सकते हैं ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन से, राइट। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट चल रहा है तो बताइए। ठीक है, तो फ्रॉड डिटेक्शन हो गया हमारा कवर। उसके बाद आता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस के बारे में ये सुना होगा किसी ने? क्या सुना है बताओ, क्या क्या सुना हुआ है आप लोगों ने? व्हाट इज ड्यू डिलिजेंस, कहाँ होता है यूज ड्यू डिलिजेंस, और क्यों इंपॉर्टेंट है ड्यू डिलिजेंस? कोई भी बोलने को रेडी है, बताइए। एनीवन जिनको बताओ ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? टाइम फैक्टर आफ्टर इम्पैक्ट, टाइम फैक्टर आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, ओके। और कोई? एनीवन? नो आइडिया, ठीक है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? पहली बात तो डिलिजेंस क्या होता है? डिलिजेंस होता है किसी की रेकी करना या फिर किसी के बारे में पता लगाना, ठीक है। अगर आप किसी के बारे में पता लगा रहे, इंक्वायरी, एग्जैक्टली, जैसे कि महिपाल सिंह जी ने कहा कि इंक्वायरी हो गया। ड्यू डिलिजेंस होता है आप किसी की इंक्वायरी कर रहे हैं बट इनडायरेक्ट वे में, आप उसके बारे में पता लगा रहे हैं पैसिव तरीके से, मतलब एक्टिव नहीं। दो तरह के ओसेंट और दो तरह का रिकॉनेसेंस होता है। तो जो दो तरह का इन्वेस्टिगेशन होता है वो दो तरह की चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल पैसिव रिकॉनेसेंस, एक्टिव रिकॉनेसेंस। अब पैसिव क्या होता है? जब आप डायरेक्ट सब्जेक्ट से, सस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं और इनडायरेक्टली उसका इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्टिव होता है जब आप उसका एंगेज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनसे बात करते हैं या फिर ये देखते हैं कि वो बंदा कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन कौन सी चीजें उसको पसंद है, जब आप उसके कॉल पे बात कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस क्यों जरूरी है? अब जैसे ड्यू डिलिजेंस पहली बार तो करता कौन है? कंपनीज करती है ड्यू डिलिजेंस, बैंक्स करते हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ड्यू डिलिजेंस करती हैं। क्यों करती हैं? अब कंपनी क्यों करेगी ड्यू डिलिजेंस? आप किसी भी कंपनी में जाते हैं या फिर आप कभी हायर होंगे तो आप खुद देखेंगे कि कंपनी आपसे आपका आधार कार्ड, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मतलब आपका कोर्स क्या किया हुआ है, या फिर आपने कहाँ तक पढ़ाई की हुई है, या फिर आपने क्या क्या कोर्स कंज्यूम किया है, आपके डिग्री में कहाँ से की हुई है, वो चीजें आपसे क्यों लेती है? ताकि वो आपका एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर सके। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को ही हम लोग कॉर्पोरेट भाषा में ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप भी किसी कॉलेज में जा रहे हो या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उससे पहले आप उस पूरे एरिया का देखते हो ना कि ये एरिया कैसा है या ये कॉलेज कैसा है, इस कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स किस टाइप के आते हैं, यहाँ पे क्या क्या ट्रेनिंग करवाई जाती है, यहाँ पे क्या पढ़ाया जाता है, तो वो चीजें आप देखते हो, राइट। तो वो जो चीजें हैं वो आपको हेल्प करती है बेटर अंडरस्टैंड करने में कि सामने वाली जो एंटिटी है, सामने वाला जो पर्सन है वो कैसा है, इसलिए ड्यू डिलिजेंस किया जाता है। तो कंपनीज ड्यू डिलिजेंस करती हैं अपने क्लाइंट्स को जानने के लिए। अगर मेरी एक कंपनी है और मुझे दूसरी कंपनी का कोलैबोरेट करना है तो मैं जिसके साथ कोलैबोरेट करना है उसके साथ ड्यू डिलिजेंस तो करूंगा ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि बिना जाने कि ये कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, इनके सिद्धांत क्या है, या फिर
ये लोग कुछ गलत काम तो नहीं करते हैं जिनसे ये पैसा बना रहे हैं, तो अगर मैं उनके कोलैब कर लूंगा बिना ये सब जाने, तो फिर हमें ही दिक्कत होगी। कल को पुलिस का मैटर बढ़ेगा तो हम लोग जेल जा सकते हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं वो लोग जेल जा सकते हैं, या कंपनी बंद हो सकती है। तो ड्यू डिलिजेंस वहां जरूरी है। बैंक क्यों करता है ड्यू डिलिजेंस? बिकॉज बैंक को लोन देना होता है। अगर आप जा रहे हैं बैंक पे बड़ा लोन लेने, क्यों बैंक आपके ड्यू डिलिजेंस करेगा? किसकी? एसेट्स की। आपके पास कितने घर हैं, आपके पास कितना कैश है, आपके पास कितना ज्वेलरी है, कितने एसेट्स हैं आपके, तो उसका एक ड्यू डिलिजेंस होता है कि ये इंसान क्या कमाता है, कितना पड़ा हुआ है इसके पास, और क्या ये इतना लोन वापस कर पाएगा कि या नहीं कर पाएगा। उसका एक ट्रैक उनके पास पहले से होता है, और उसका एक ड्यू डिलिजेंस भी होता है। शादियों में लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं, अगर जैसे लड़का कौन है, क्या है, लड़की कैसी है, कौन है, क्या है, वो सब चीजें होती हैं। तो ड्यू डिलिजेंस एंड ओसिन जो है वो एक्चुअल में हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुका है, हमसे अलग नहीं है, हमारी जिंदगी का पार्ट है। क्योंकि आप देखोगे ना, जैसे वो घर के अंदर होते हैं, वो कुछ रिश्तेदार होते हैं कि सबकी खबर रखते हैं, सबके बारे में पता होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पैसिव रिकॉनेसेंस की एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। उनको पता होता है कि उनके पास यहाँ से इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आ रही है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ रही है। वो सारा का सारा जो है वो ड्यू डिलिजेंस ही है असल में। अब हमने उनको अब एक फैंसी वर्ड दे दिया है कि ड्यू डिलिजेंस एक नई टर्म है, ये ओसिन के अंदर आती है, ये लीजिए, ये आपको इंट्रोड्यूस करवा दी गई है। ठीक है, तो ड्यू डिलिजेंस क्या हो गया? किसी की ऑनलाइन ऑफलाइन इनडायरेक्ट वे में रेकी करना। रेकी करना मतलब उसके बारे में इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, पैसिवली, एक्टिवली नहीं, पैसिवली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे आप में से, जैसे आप बैठे हो यहाँ पे, तो मुझे अगर किसी के बारे में जानना है तो सबसे सिंपल तरीका मेरे पास क्या होगा कि मैं देखूं कि ये लोग ज्वाइन किए हैं, तो इनके नाम मेरे पास आए होंगे, सागर सर के पास आए होंगे, तो मुझे बस नाम जानना है या फिर उनकी ईमेल जाननी है। मेरे पास ईमेल आ गया तो मैं पहले तो ये देखूंगा कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से हो, क्योंकि आज के टाइम पे कॉलेज अपना सारा का सारा डेटा पब्लिक कर देता है। कौन सा बच्चा पास हुआ, कितना पास हुआ, कितने परसेंटेज आया, सब की कॉलेजेस पब्लिक करते हैं। ऑनलाइन आपको शीट्स मिल जाती हैं, राइट। तो कोविड की वजह से क्या हुआ है, सभी ने ये चीजें करनी शुरू कर दी हैं। जो भी डेटा है, जो भी क्लास है, डेटा शीट्स हैं, सब पब्लिक होता है। इवन कुछ टाइम पहले तो जूम के लिंक्स और गूगल के भी लिंक्स ऑनलाइन मिलते थे, गूगल मीट के। कई बार आपने देखी होंगी वीडियोस के रैंडमली कोई लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं जूम मीटिंग्स को, स्कूल की। कैसे कर ले रहे हैं? क्योंकि वो रैंडमली ही ऑनलाइन मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो चीजें पब्लिक हो गई थी कोविड की वजह से। अब वो कैसे ढूंढते हैं, वो भी एक अलग ओसेंट है, उसको डॉर्किंग बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो हम लोग देखेंगे आगे कैसे होता है। तो तीसरी चीज आती है जर्नलिज्म। अब जर्नलिज्म में ओसेंट बहुत यूज होता है, फैक्ट वेरिफिकेशन। अब फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि कहीं बोल दिया किसी ने कि भाई आज गुजरात में या फिर आज तमिलनाडु में बहुत तेज बर्फ गिर रही है, तो आप क्या मान लेंगे उस चीज को? उन्होंने एक फोटोशॉप करके दिखा दी चीज कि ये देखो तमिलनाडु में ये स्टेट है, ये इसके अंदर ये सिटी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, या फिर गुजरात में बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है जून जुलाई के मौके में, तो क्या आप लोग मान लेंगे? बताइए। एनीवन? ठीक है, मुझे लग रहा है मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। तो जो ऑडियंस बैठी है वो आज मान ही लेगी कि गुजरात में जून जुलाई में बर्फ गिरती है, बट मैं और सागर सर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग फैक्ट चेक करेंगे। अगर कोई वीडियो, आज के टाइम में एआई आ गया है, कोई भी वीडियो कैसी भी फैब्रिकेट करके बना सकता है, राइट। तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो जो वीडियो है या फिर वो जो पर्सन है वो असल में सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो भी वो वीडियो दिखा रहा है वो रियल है या फिर फेक है? आपको कैसे पता? आप कैसे बता सकते हैं, राइट? तो बिना फैक्ट चेक करे आप वो चीज बता नहीं सकते। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। अब मुझे बताइए ये वीडियो कितना रियल है, ये वीडियो कितना फेक है, किस किस को पता है? किस किस को लगता है ये वीडियो रियल है? फेक है, एआई फेक एआई। एआई है? कैसे पता ये एआई? बताइए। जिन्होंने एआई फेक बोला, बताइए तो सही, कैसे आपको लग रहा है कि ये फेक है या एआई है?
सबका सेट एक साथ ही है लग रहा है। अच्छा ठीक है सर, देखिए अगर मैं इस वीडियो का सिर्फ ये वाली फोटो का एक स्क्रीनशॉट लेके रख दूं तो आपको क्या लगेगा कि ये फेक है या फिर रियल है? सिर्फ ये फोटो तो ये रियल लगेगा। हाँ रियल लगेगा। फिर तो ये रियल लग रहा है। फिर उस हिसाब से तो अगर मैं ये देखिए, अगर तो मैं ये वाली फोटो के साथ ये फोटो खींच के रख दूं तब तो ये रियल लग रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल ये रजनीकांत सर के साथ Sir, all photos are same place occurred, sir. Photos. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ एक ये फोटो निकाल दी और ये फोटो अलग से सेपरेट में स्क्रीनशॉट खींच के रख दी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रियल है या फेक है? अब वहां पे यूसेज आती है फैक्ट चेकिंग की, कि आपको उस चीज के लिए वहां के फैक्ट जानने पड़ेंगे कि उस वीडियो में क्या क्या छोटी छोटी डिटेल है। उस वीडियो में कुछ डिटेल्स थी, आप लोगों ने देखी नहीं, कोई बात नहीं। तो वो वीडियो की वो जो डिटेल्स है उससे हम लोग ये जान सकते हैं कि वो वीडियो कितना रियल है, वो वीडियो कितना फेक है, या कोई इमेज जो आ रही है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया का वॉर अभी पीछे चल रहा था, तब उसमें बहुत सारी फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रही थी, बट आपको कैसे पता फेक कौन सी है और रियल कौन सी है? हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उस चीज के बारे में? वो जानना, वो समझना, उसमें फैक्ट ढूंढना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो हम लोग कर सकते हैं क्योंकि हम लोग उस एंड में देखेंगे कि डिटेलिंग कैसे की जाती है किसी चीज की। सेकंड चीज, सोर्स वैलिडेशन। अब जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि ओसिन के लिए आप न्यूज़पेपर को भी एज अ रेफरेंस ले सकते हो, या न्यूज़ वाला जो है वो एज अ रेफरेंस आ सकता है। मैंने मना किया था, क्यों? सोर्स वैलिडेशन। हमें क्या पता जो हमारे पास सोर्स आ रहा है वो असली का सोर्स है या फिर वो कॉम्प्रोमाइज सोर्स है? हाउ डू वी नो कि जो सोर्स है वो वैलिड भी है या फिर वो किसी ने फेक बना के भेज दिया है हमारे पास? ये भी तो हो सकता है कोई हमको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, हमारी इन्वेस्टिगेशन को खराब करने की कोशिश कर रहा हो, राइट? तो सोर्स वैलिडेशन इज ऑलवेज देयर, कि आपको सोर्स को अपने वेरीफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद स्टोरी टेलिंग रिसर्च। अब कुछ आपने देखे होंगे केसेस इतने स्टोरीफुल लगते हैं, मतलब आपको लगता है कि ये तो केस नहीं, एक पिक्चर की स्टोरी लग रही है वैसे, बट आपको वो केसेस कैसे इतना ज्यादा झूठ के साथ, इतना ज्यादा फेकनेस के साथ, इतने ज्यादा सोर्स मैनिपुलेशन के साथ वो केसेस प्रेजेंट होते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो केस कैसे असल में है। उसके लिए क्या लगेगा आपका? उसके लिए आपका लगेगा फैक्ट वेरिफिकेशन, उसके लिए आपका लगेगा सोर्स वैलिडेशन, ठीक है? उसके लिए आपकी लगेगी ड्यू डिलिजेंस, उसके लिए लगेगा आपका डिजिटल फोरेंसिक्स। ये सब चीजें लगेंगी, तब आप बता पाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग इन चीजों के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं जो हमें दिखाई जा रही हैं वो एक फेक है और वो एक रियलिटी नहीं है। आपको मैं आज 2 वेबसाइट्स बताता हूँ, ठीक है, जो कि आप जब सेशन खत्म हो जाए एक बार चेक जरूर करिएगा, ठीक है? ये वेबसाइट्स, अगर आपको लगता है कि आपको ओसिन सीखने में थोड़ा इंटरेस्ट है एंड आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ओसिन सीखना है, और ये जो वेबसाइट्स हैं ये आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस देंगी, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने को देंगी, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ओके पढ़ा जा सकता है। पहली वेबसाइट आती है बेलिंगकैट, जहाँ पे रिसर्च पेपर्स निकलते हैं कि ओसिन में कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है या फिर क्या है। ये जर्नलिज्म के रिगार्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमेजोन पे ये फेक मग्स बिक रहे थे कुछ $45-60 के, जो कि करीब करीब 10,000 से ऊपर की अमाउंट हो गई, आई गेस, मुझे प्रॉपर आइडिया नहीं है, बट अगर आप $50 देखे तो $50, हाँ 4,000 कुछ रुपए में ये मग्स बिक रहे थे, जो कि एक एआई की बनी हुई इमेज है। अगर हम लोग देखेंगे मग देखने में अच्छा लग रहा है तो हम लोग तो खरीद लेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पैसे दे देंगे बंदे को। और ये जेन्युइनली अमेजोन की वेबसाइट पे ही मग है, ऐसा नहीं किसी ने फेक वेबसाइट बनाई है। उसने अमेजोन पे गया, अपने आप को सेलर रजिस्टर किया और उसने ये मग की फोटो डाल दी, ठीक है, और उसने ये नीचे ऐसी फोटोज डाल दी कि ये देखो जिनको मग मिला है वो ऐसे मग मिले हैं, तो इंसान को लगेगा जेन्युइन है। बट वही खेल है कि वो असल में जेन्युइन नहीं है, वो असल में एक एआई की बनी हुई इमेज है। वो कैसे पता लगेगा आपको? डिटेलिंग, कि डिटेलिंग क्या है। जैसे यहाँ पे मग के ऊपर कुछ हिस्सा ऐसे मिटा सा हुआ है, यहाँ पे लाइंस मैच नहीं कर रही हैं, यहाँ पे अजीब सा डेंट है, या फिर ये जो मग का पीछे वाला एरिया है वो बहुत ही सिनेमैटिक सा लग रहा है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है?
तो वो जो डिटेलिंग है वो आपको अंडरस्टैंड कैसे होगी, वो आपको पता लगेगा जब आप बहुत सारी रिसर्च करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, आपको तब वो चीजें समझ आती हैं कि अच्छा ये चीज असल है और ये चीज फेक है। सेम गोज इन ये ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नेटवर्क। ये वेबसाइट हेल्प करती है ग्लोबल जो बहुत सारे स्कैम, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीजें जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, ये उनको ट्रैक करते हैं, उनको उनके ऊपर एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गाजा का हो गया, ठीक है, ग्लोबल कॉर्पोरेट सीक्रेसी कैसे उन लोगों ने अनटेंगल की, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो ये उसके अंदर ये वेबसाइट भी बहुत कारगर है अगर आपको सही में जानना है कि असल में ग्लोबल लेवल पे ओशन कैसे काम करता है और जर्नलिज्म में खासकर ओशन कैसे काम कर रहा है। तो आप ये 2 वेबसाइट्स पे आ सकते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नेटवर्क एंड बेलिंगकैट। इसके नाम मैं आपको उसमें भेज देता हूं। ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म नेटवर्क, और इनके अंदर जो कंटेंट है वो बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि ओवरवेलमिंग है, आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो गया या फिर ये चीज कैसे पता लग सकती है। बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको रोज समझ लगेगा कि कैसे उस इनमें आइडेंटिफाई की जाती चीजें, कैसे फैक्ट चेक किया जाता है, तब आपको ये चीज पता लगेगी कि ये सब जो चीजें हैं वो इजीली आइडेंटिफाइड हो सकती है। आपको सिर्फ एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है, आपको सिर्फ एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैसे हम उन चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, अब बेसिक फाउंडेशंस क्या क्या होती हैं एक ओसेंट को कंडक्ट करने के लिए। पहली बात तो डिजिटल फुटप्रिंट्स। एवरी ऑनलाइन एक्शन लीव ट्रेसेस, मेटाडाटा, पोस्ट, इंटरेक्शन, अकाउंट्स, अंडरस्टैंडिंग योर अटैक सरफेस। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, स्टार्टिंग में बोला गया सोशल मीडिया के बारे में, आपके लिए हर एक चीज एक डेटा सेट है, चाहे वो किसी का अकाउंट हो, चाहे उसने कहीं पे लाइक किया हो, चाहे उसने कोई परचेज की हो, चाहे उसने किसी पर्सन से बात की हो, ये सब आपके लिए एक डिजिटल फुटप्रिंट है। आपको किसी पर्सन के लाइक से ये पता लग सकता है कि ये इंसान कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसी चीजें पसंद करता है। आप उसका एक प्रोफाइल कर सकते हो। कल को आप ये बता सकते हो कि ये बंदे को ये चीजें पसंद है और ये चीजें करता है, या फिर ये बंदा इन इवेंट्स में जाता है, तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटी वो इस इवेंट में भी आएगा। ठीक है, हाँ जी, हेलो, किसी ने कुछ कहा? ठीक है, दूसरे बाद ओपन वर्सेस प्राइवेट डेटा। पब्लिक एक्सेसिबल विदाउट ऑथेंटिकेशन, रिस्ट्रिक्टेड डेटा, रिक्वायर्ड परमिशन, क्रेडेंशियल्स, लीगल बाउंड्रीज, ग्रे एरियाज। अब ओपन और प्राइवेट डेटा, ओपन डेटा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ओपन डेटा क्या होता है, ये सब चीजें कैसी होती हैं। प्राइवेट डेटा वो एक्चुअली प्राइवेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने अपना प्रोफाइल हाइड किया हुआ है तो वो उसका एक प्राइवेट डेटा हो गया, वो उसका प्राइवेट अकाउंट है। आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, वो एक्सेप्ट अगर करता है तो ठीक, नहीं करता तो भी अलग बात है। अगर किया और उसके अंदर की जो इमेजेस है, उसके अंदर की जो सारी चीजें हैं, वो एक प्राइवेट चीजें हैं, वो आपका एक प्राइवेट डेटा कलेक्शन हो गया। ठीक है, फोरेंसिक्स की जहां तक हम लोग बात कर रहे थे, तो फोन नंबर्स का, सीडीआर हो गए, आईपीडीआर हो गए, वो सब एक प्राइवेट डेटा है। वो आप स्पेशल रिक्वेस्ट करते हो कंपनीज से, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं, तब जाकर उनको वो डेटा मिलता है। उसके बाद वो एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, वो भी चीजें जो आती है वो ओसेंट के अंदर ही आती हैं। ओसेंट का वर्क फ्लो कैसे काम करता है, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट, कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस, डिसिमेंटेशन एंड फीडबैक। तो रिक्वायरमेंट, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्या, असल में हम करना क्या चाह रहे हैं ओसेंट का यूज करके, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। क्या हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन कहाँ रहता है, क्या वो एंड गोल है हमारा, या फिर हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पर्सन का फोन नंबर क्या है, क्या वो एंड गोल है हमारा। ठीक है, तो आपको पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है तो आपको पता लगेगा कलेक्शन कहाँ से कर सकते हैं। अगर मुझे जानना है वो बंदा कहाँ रहता है, पर्सन कहाँ रह रहा है, तो मैं कैसी कैसी चीजें ढूंढूंगा, मैं ऐसे डेटा सेट्स को ढूंढूंगा जहाँ पे उसका फोन नंबर हो उसका एड्रेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसकी कॉलेज का डेटाबेस हो गया, या फिर उसने कहीं कोई किसी जगह पे ऑर्डर किया हो, वो जगह लीक हो रखी हो,
अगर उसने अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है या फिर फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया हुआ तो उसका वहाँ पे हाउस एड्रेस कहीं लीक हुआ होगा, तो मैं उन चीज़ों को सर्च करूंगा। प्रोसेसिंग एनालिसिस, कितना डेटा सच है कितना डेटा फेक है हमें नहीं पता, हम लोग वो चीज़ को चेक करेंगे। वो चीज़ को चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कितना लोग हैं कितने लोग नहीं हैं। डिसेमेंटेशन होता है कि फाइनली सैचुरेटेड डेटा को बाहर निकालना। जब आपके पास डेटा आता है तो बहुत सारा नॉइज होता है उसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नहीं चाहिए बट वहां पे हैं, तो उसमें से अलग करना, छाट के निकालना। और एंड में फीडबैक। ठीक है, फीडबैक कैसे कि आपने जो किया है इन्वेस्टिगेशन का उसका एंड फीडबैक क्या है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट होगी वो क्या है। ठीक है, सबसे जो मेन चीज आती है वो है बेसिक ऑप्सेक। ऑप्सेक का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल सिक्योरिटी। आप लोगों ने सुना होगा ऑपरेशनल सिक्योरिटी के बारे में, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। ऑपरेशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो आप कंडक्ट कर रहे हो रिसर्च, मान लीजिए आप किसी के पर्सन के बारे में ढूंढ रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के बारे में ढूंढ रहे हैं या फिर आप किसी बैंक के बारे में ढूंढ रहे हैं, किसी कॉलेज के बारे में ढूंढ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आप उनके साथ इनडायरेक्टली ही सही बट इंटरेक्ट तो कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं पर इंटरेक्ट तो हो रहे हैं आप। उस इनडायरेक्ट वे में भी आप खुद को एक्सपोज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी की वेबसाइट पे विजिट किया और वहां पे कंपनी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप अपना जीमेल डालिए तब हम आपको अंदर जाने देंगे, और आपने एक ओसिन एनालिस्ट होते हुए एक ऑप्सेक को फॉलो नहीं किया, ऑपरेशनल सिक्योरिटी को फॉलो नहीं किया, और आपने अपना ओरिजिनल ईमेल या अपना वर्क ईमेल डाल दिया, तो उस कंपनी को पता लग जाएगा कि ये पर्सन जो था ये इस वेबसाइट पे आया था, इसने ये वाला पेज चलाया और ये वाला पेज एक्सेस करके ये कुछ इन्फॉर्मेशन लेके चला गया। तो उनको पता रहेगा कि ये जो ओसेंट एनालिस्ट है ये इतने शातिर नहीं है, हम इनको पकड़े सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑप्सेक क्या होना चाहिए उस टाइम पे कि पहले बात तो आप अपना इंटरनेट यूज ही ना करो, पहले बात तो आप वीपीएन यूज करो। ठीक है, और जो भी रिसर्च कंडक्ट करनी है वो वर्चुअल मशीन बनाओ। वर्चुअल मशीन के बारे में लोगों को पता है, आपको पता है वर्चुअल मशीन के बारे में? सबको, किसी को पता है? ठीक है, तो वर्चुअल मशीन्स क्यों बनाई जाती है? ऑपरेशन सिक्योरिटी के लिए, ताकि आप जो भी चीजें डाउनलोड करो वो चीजें कल को वायरस ना हो, वो चीजें मालवेयर ना हो, वो आपके मेन सिस्टम को हार्म ना करे, इसलिए हम लोग वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। और जो भी रिसर्च है वो हम लोग उसके अंदर कंडक्ट करते हैं। आप पहले वर्चुअल मशीन डाउनलोड करो, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर वीपीएन इंस्टॉल करो, और उसके बाद आप एक नया ब्राउजर डाउनलोड करो और उसके अंदर आप जो भी फेक प्रोफाइल्स बनाने शुरू करो। इसको हम लोग सॉक पपेट्स बोलते हैं। पपेट अकाउंट्स जैसे कि होते हैं कि ऐसे अकाउंट जिनको हम लोग, जिनका हमसे कोई नाता नहीं है, हम लोग सिर्फ उनको रिसर्च करने के लिए यूज करते हैं, उसको यूज एंड थ्रो अकाउंट्स भी बोलते हैं। बनाया, रिसर्च किया, डिस्पोज कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर आपका ऑप्सेक फेलियर हो जाएगा तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो 1 और 4 पॉइंट आपस में कोरिलेटेड है। अगर आपका बेसिक ऑप्सेक फेलियर हो जाता है तो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है जो आपकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर सागर सर है, उन्होंने अपना असली ईमेल यहाँ पे डाल दिया किसी वेबसाइट पे या जहाँ पे वो इन्वेस्टिगेशन करने गए, तो उनका तो डिजिटल फुटप्रिंट उनके पास वापस पीछे आ जाएगा ना, कि भाई ये बंदा जो है ये इनके फुटप्रिंट्स ये रहे, ये असल में सागर सर हैं जो कि जिन्होंने ऑप्सेक फॉलो नहीं किया, बट इनकी वजह से ये पता लग गया कि अच्छा ये इस केस के बारे में या इस वेबसाइट के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ पता लग जाएगी। और वो ऑप्सेक फेलियर ना हो उसके लिए हम लोग वीपीएन एंड वर्चुअल मशीन यूज करते हैं, पपेट अकाउंट्स यूज करते हैं। ठीक है, सब लोग को यहां तक समझ लगा? ठीक चल रहा है सेशन? बढ़िया लग रहा है? किसी को समझ लग रहा है? कोई डाउट आ रहा है तो बताइए, नहीं तो सब मुझे एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। यहाँ पे 34 लोग हैं तो कम से कम सारे थम्स अप तो आने चाहिए। 26, ओके, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो ये देखिए, अब बेसिक ऑप्सेक खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग करते हैं गूगल डॉर्किंग पे आ जाते हैं। मैंने आपको कहा था गूगल डॉर्किंग होती है, तो बेसिक गूगल डॉर्किंग है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, हम लोग ज्यादा इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं सारी चीजें डाल के। तो ये आपकी एक बेसिक गूगल डॉर्किंग है। आप लोगों को जिनको पता है उनको पता होगा कि गूगल डॉर्किंग क्या होता है, जिनको नहीं पता है मैं समझा देता हूँ। असल में जब हम लोग गूगल यूज करते हैं तो
तो गूगल के अंदर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई मुझे ये बता दो और ये चीज हमें चाहिए, ठीक है, वो मिल जाती है, राइट। अब मैं एक बार गूगल भी शेयर कर देता हूं आपको फिर से। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सबको? तो हम लोग एक बार गूगल पे जाते हैं, google.com लिखते हैं। मुझे कुछ भी सर्च करना है, मान लीजिए मुझे सर्च करना है कि मुझे सर्च करना है, मैंने सोचा कि एडमिन मेल मुझे निकालना है किसी का, मैंने ऐसे सर्च किया, ये गूगल का एडमिन आ गया, ठीक है, बस और कुछ नहीं। और कहीं कोई एडमिन दिख रहा है आपको? कहीं पे एडमिन लिखा हुआ सिवाय इसके admin.google.com, इसके अलावा कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं दिख रहा हमें, ठीक है। सेम चीज अगर हम लोग देखें इसमें, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास वो हो कि आपको पता हो कि इन टाइटल फाइल टाइप क्या लिखना है। मान लीजिए मैंने ये फाइल उठाया और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मुझे इन टाइटल नहीं सॉरी, इन URL चाहिए है admin.star. लेट्स सी कुछ देता है। ओह, अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं VPN यूज कर रहा हूँ। हमेशा अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए VPN ही यूज करें, बिना VPN यूज करे कभी कोई भी रिसर्च ना करें, ये मेरी सलाह रहेगी आपको, ठीक है। इन URL एडमिन में नहीं आया, ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं डेवलपर्स आ रहा है, डॉक्स आ रहा है, ये देखिए admin.magazine आ रहा है, और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। admin.atlassian, ठीक है, और बताइए। ये जो है एटलासियन, अगर आपको पता हो तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, ये उसका एडमिन पोर्टल है। आप इसमें एडमिन का अपना क्रेडेंशियल अगर आपके पास तो नहीं होंगे, मतलब एडमिन में बहुत सारी चीजें कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में, जैसे कि आ जाती हैं कि आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं या वो सब चीजें, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसे कर रहा हूँ, बट आप कुछ अनएथिकल चीजें यूज करके वो देख सकते हैं कि ये जो है बाईपास हो पा रहा है या फिर नहीं, या फिर ये सब चीजें हो पा रही हैं या फिर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक बार, आप लोग अपने एंड पे ये वाला, रुकिए मैं आपको भेजता हूँ, ये वाला आप चेक करके देखिए। गूगल पे जाइए एक बार, ये जो मैंने आपको भेजा है सिर्फ एक को कॉपी करिएगा और गूगल पे जाके चेक करिएगा, आपको कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं वो बताइए मुझे। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग जाइए और एक बार लॉगिन करके देखिए क्या आपको एडमिन की चीजें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। मिल रही है किसी को? चेक किया आपने? बहुत बढ़िया। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो ये देखिए, मैंने इधर सर्च किया तो हमें ये सारे एडमिन पोर्टल मिले हैं, ठीक है। ये देखिए एडमिन पोर्टल, जैसे कि ये रहा सिस्को के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये सिस्को का एडमिन पोर्टल है। ये फाउंडेशन सॉफ्टवेयर का एडमिन पोर्टल है, आप यूजर नेम पासवर्ड डालिए, आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। ये एडमिन पोर्टल है किसी हिंदुस्तान कॉपर का ये एडमिन पोर्टल है। वैसे यहाँ पे और भी एडमिन पोर्टल है, एडमिन कंसोल हो गया, एक बार उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये उनका एडमिन पोर्टल है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एडमिन पोर्टल, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिन पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इनका एडमिन पोर्टल, अरे बाप रे, ये देखिए ये एडमिन पोर्टल है, ये रहा तमिलनाडु का एडमिन पोर्टल, ठीक है। तो
जो गूगल डॉकिंग है आप उनसे और भी चीजें अच्छी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइल्स ढूंढनी है, कोई पीडीएफ ढूंढनी है, किसी केस के रिलेटेड आपको कोई पर्सन के रिगार्डिंग फाइल कोई पीडीएफ ढूंढनी है, तो वो चीज भी आप लोग कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट हो, पूछना हो कुछ तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं है डाउट तो थम्स अप कर दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला चीज पे चलते हैं। तो ये चीज हो गया था हमारा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी। वेट, ओके, स्क्रीन दिख रहा होगा सबको। तो मॉडरेट ओशन टेक्निक्स, ये मॉडरेट टेक्निक्स क्या होती हैं? मतलब आपने ये देख लिया, बेसिक था कि भाई यूजर नेम मिला है, यूजर नेम हमें मिल गया, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट पता है, हमारे पास यूजर नेम आ गया, हमारे पास बाकी की चीजें आ गई। बट जब आप एनालिसिस में आते हो तो एनालिसिस एक पूरा डिफरेंट गेम होता है, ठीक है। अब जैसे कि सर्च पिवटिंग, स्टार्ट विद वन डेटा, फाइंड कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन, फॉलो द इंटेलिजेंस ट्रेल, डॉक्यूमेंट योर पिवट पाथ। अब इसका मतलब क्या हो गया? सर्च पिवटिंग मतलब मान लीजिए आपको कहीं से एक पर्सन का सिर्फ नाम मिला हुआ था, ठीक है, आपको नाम मिला था और आपको ये पता है कि वो इस स्कूल में पढ़ा हुआ है, इस कॉलेज में पढ़ा हुआ है या फिर इस कंपनी में काम करता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आपको एक पर्सन है और उसका पता है वो कौन सी कंपनी में काम करता है, आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, बताइए। आप अपनी रिसर्च कैसे लीड करेंगे? कोई पर्सन मेरे को बताओ कि अगर आपके पास एक पर्सन का नेम है और उसकी कंपनी पता है कि कौन सी कंपनी में काम करता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये पर्सन के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं? चलिए, अब आपने इतना उसेंट तो सीखा है कि आज आप बता सको कि मुझे आप उस पर्सन के बारे में। लिंक्डइन, बहुत बढ़िया। और कहाँ मिल सकती है चीजें? डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे सर। बिल्कुल, डायरेक्टली, बहुत अच्छा। डायरेक्ट पहले आप गूगल पे ही सर्च करिए, क्योंकि आप पहले तो गूगल पे जाइए, क्या पता गूगल पे ही वो बंदा को लिस्ट कर दे, क्योंकि आजकल गूगल का इंडेक्सिंग बहुत अच्छा हो गया। आप गूगल पे जाएंगे आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन वहां पे है या नहीं है, राइट। तो गूगल करिए, लिंक्डइन करिए। एक बार आपको लिंक्डइन मिला, लिंक्डइन से आपको और क्या मिलेगा? उन्होंने बोला एक डेटा सेट से चालू हुए थे, अब हमें लिंक्डइन मिल गया। अब लिंक्डइन से हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? उसने कहाँ पे स्टडी किया है, कौन सी पोस्ट पे है, कितने टाइम पे है। बिल्कुल, तो कौन सी स्टडी की हुई है, कहाँ पे स्टडी किया हुआ है, हमें कॉलेज पता लग गया, हमारे पास नाम है, हमारे पास कॉलेज है। इन दोनों से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? उसका मार्कशीट मिल जाए हमें, उसका रोल नंबर मिल सकता है, उसका ईमेल मिल सकता है, राइट। तो हम लोगों ने स्टार्ट तो एक डेटा से किया था, बट अब हमें कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिली और हमने उस इन्फॉर्मेशन को जब फॉलो किया, उस इंटेलिजेंस ट्रायल को फॉलो किया, ट्रेल को, तो हम लोग के पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेड पाथ बन जाएगा, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट कर सकते हैं अपनी रिसर्च में कि हमें ये इन्फॉर्मेशन कैसे मिली है, क्योंकि हम लोग भूल सकते हैं कल को, ठीक है। सोशल मीडिया एनालिसिस कैसे? प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, कनेक्टिंग मैपिंग, पोस्ट टाइमलाइन एनालिसिस, बिहेवियर पैटर्न। अब पहले तो प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में ये होगा कि आप प्रोफाइल का इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ये पर्सन कहाँ से, अगर प्रोफाइल में लिखा हुआ है तो पता होगा ये पर्सन कहाँ से, या फिर उसने टैग किया हुआ है खुद को फोटोज में, या फिर वो कहीं फोटोज में टैग है, और जिन लोगों ने वो टैग की हुई है फोटोज, वो किस स्टेट के हैं, वो किस कंट्री से हैं, वो किस सिटी से हैं, वो आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मैं किसी फोटो में अगर फोटो खिंचाता हूँ तो मैं लिंक्डइन पे या फिर मैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे अपलोड नहीं करता, बट मेरे दोस्त या मेरी फैमिली वाले मेरी फोटो तो अपलोड करते होंगे, उनको मेरा इंस्टाग्राम भी पता होगा, तो वो अपने अकाउंट पे मेरी फोटो को डाल के उसमें मुझे अगर टैग करेंगे तो मुझे तो बाकियों को तो ये पता लग जाएगा ना कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन हूँ, क्या हूँ, राइट। तो प्रोफाइल में आपके पास इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है, कौन सा पर्सन क्या है, कौन से पर्सन ने इसकी प्रोफाइल को लाइक किया हुआ है, कितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो किस किस सिटी से हैं,
ठीक है। कनेक्शन मैपिंग उसको बोलते हैं। कनेक्शन मैपिंग मतलब कौन इसका भाई बहन बंधु या फिर दोस्त कौन है जिनको ये फॉलो कर रहा है, क्या किस इंसान के साथ वो ज्यादा रह रहा है। आपके लिंक्डइन में, आप लिंक्डइन कह रहा हूँ, आपके इंस्टाग्राम में आपके 100 150 200 दोस्त होंगे, बट आपके रियल लाइफ में होंगे तो वो 4 लोग ही जिनके साथ आप घूमते होगे। ठीक है, वो 4-5 लोग जो हैं वो आपके साथ रेगुलर लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे टच पे होंगे। अब सोशल मीडिया एनालिसिस में आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो जो 4 लोग हैं उस 100 लोगों की भीड़ में वो कौन है। वो कैसे पता लगेगा? टैग से। किस पर्सन ने आपकी फोटो को लाइक किया हुआ है, कौन सा पर्सन है जो सारी फोटोज आपकी लाइक कर रहा है या फिर कमेंट कर रहा है, या फिर कौन से पर्सन को आप भी फॉलो कर रहे हैं और वो अभी आपको फॉलो बैक कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी रिसर्च फिल्टर डाउन हो जाती है, रिसर्च कम हो जाती है और रिसर्च का पाथ जो होता है और नैरो हो जाता है। ठीक है। पोस्ट टाइमलाइन एनालिसिस। पोस्ट टाइमलाइन एनालिसिस से क्या पता लगता है कि पोस्ट कब डल रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं बना लेता हूँ अपना प्रोफाइल और उसका नाम रख देता हूँ जेनी फ्रॉम अमेरिका, बट मैं टाइमिंग कब डाल रहा हूँ पोस्ट, मैं पोस्ट का टाइमिंग डाल रहा हूँ इंडिया के सुबह 10 बजे, तो क्या वो आपको जेन्युइन प्रोफाइल लगती है? आप अगर ऐसी प्रोफाइल देख रहे हो जो कि बोल तो रही कि मैं यूएस से हूँ या फिर मैं कनाडा से हूँ, बट वो सुबह इंडिया में सुबह के टाइम से लेके रात तक एक्टिव रहती है वो प्रोफाइल, आपको लगता है वो प्रोफाइल जेन्युइन होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसके पोस्ट का टाइमिंग पता लग रहा है कि इस पर्सन ने इतने बजे सुबह पोस्ट किया, इतने बजे पोस्ट किया और इतने बजे पोस्ट किया, जिस टाइम पे जहाँ की कंट्री कह रहा है वहाँ पे तो रात होती है, वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है। सेम गोज विद व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में अगर किसी ने अपना ऑन किया हुआ है कि लास्ट एक्टिव कब था, तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि अगर ये पर्सन खुद को बोल रहा है कि यूके से है या फिर किसी और कंट्री से, जो वेस्टर्न कंट्रीज है जिनका टाइम डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो ये बोल रहा है कि मैं वहां से हूं बट इसका एक्टिव टाइम उससे अलग दिखा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें ये चीज पता लगेगी कि वो पर्सन झूठ बोल रहा है या फिर वो पर्सन फेक कर रहा है। ठीक है, वो सोशल मीडिया एनालिसिस। पोस्ट टाइमलाइन एनालिसिस की बात हमने की। बिहेवियर पैटर्न, कैसी चीजें लाइक करता है, कौन कौन सी चीजों के अंदर इन्वेस्टेड है, वो सब चीजें। यूजर नेम कोरिलेशन। यूजर नेम कोरिलेशन क्या होता है? एक यूजर नेम लोग मल्टीपल जगह पे यूज करते हैं, सब लोग करते हैं। लोग स्नैपचैट का जो यूजर नेम है वही इंस्टाग्राम पे भी यूज करते हैं, सेम यूजर नेम वो लोग फेसबुक पे भी यूज करते हैं, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं, टिकटॉक पहले था तो वहां पे भी सेम यूजर नेम यूज करते थे। तो उससे क्या होता है, आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है कि कौन सा पर्सन जो है वो ये पर्टिकुलर यूजर नेम चला रहा है। ठीक है, अब आ गया वेब आर्काइव्स। वेब आर्काइव्स क्या होता है? वेब आर्काइव्स होता है हिस्टोरिकल डेटा। जैसे कि पहले भी किसी ने वेब आर्काइव्स के बारे में बात की थी, मैं भी आपको एक बार वेब आर्काइव्स दिखा देता हूं। वेब मशीन, वेब आर्काइव्स इसको बोला जाता है। बट वेब आर्काइव्स यूज क्यों होता है? वेब आर्काइव यूज होता है पुरानी वेबसाइट के पुराने स्नैपशॉट्स को ढूंढने के लिए, कि वेबसाइट कौन सी वेबसाइट कैसे दिखती थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं डालता हूं यहाँ पे google.com डाल दिया, तो google.com की वेबसाइट का सबसे पहला वर्जन 1998 में कैसा था वो भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये मैंने खोली वेबसाइट, तो जब गूगल लॉन्च हुआ था उसकी वेबसाइट कैसे दिखती थी वो वेबैक के अंदर स्टोर हुआ है। ठीक है, तो इससे ये तो एक मैंने आपको चीज बताई है नॉलेज पर्पस कि ये ऐसे होता है। अब ये चीज यूज क्यों होती है? अगर आप देखेंगे तो हम लोग दिवाली वाले स्कैम्स की बात कर रहे थे, तो आजकल क्या होता है, एक पर्सन जब कोई स्कैम उसका पकड़ा जाना लगता है या फिर कोई स्कैम उसका ज्यादा चल नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, उस वेबसाइट के डोमेन पे जो है, डोमेन वही रहने देगा, अंदर का कंटेंट चेंज कर देगा। पहले वहां पे तनिष्क की ज्वेलरी बिक रही थी, अब उसके ऊपर अमेजोन के गिफ्ट कार्ड बिक रहे होंगे, तो क्या करता है वो फेस चेंज कर देता है, बट उसका फेस पूरा चेंज हो जाएगा, बट उसका जो यूआरएल रहेगा वो पूरा का पूरा सेम रहता है, वो नहीं चेंज होगा। अब जैसे कि ये देखिए, ये है वेलकम टू, ऐसे था पहला गूगल का पेज, गूगल सर्च इंजन प्रोटोटाइप माइट वर्क सम ऑफ द टाइम, प्रोटोटाइप दैट इज मच मोर अप टू डेट। तो ये गूगल का सबसे पहला पेज है, ये ऐसा था गूगल का सबसे पहला पेज।
अगर आप नीचे देख पा रहे होंगे, नीचे वेब आर्काइव करके लिखा हुआ आ रहा है, वहां पे आ रहा है alpha.google.com। सेम हम लोग देख रहे हैं google.stanford.edu। आप देख पा रहे हैं ना? ठीक है, सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ ठीक है। तो stanford.edu क्या बताता है कि गूगल का जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? जो बेसिक प्रोजेक्ट जब बना था वो स्टैनफोर्ड में बना है। ठीक है, google.stanford.edu। वैसे इसमें और भी आर्काइव्स हैं, 1998 के बाद 1999 है, बट ये लोड करने में बहुत टाइम लेती है क्योंकि वेबसाइट जो है ये स्लो है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा। ये देखिए, ये लोड हो गया जल्दी। गूगल बीटा, हमने पहले देखा अल्फा लिखा हुआ था, अल्फा google.com, ये बीटा। पहला गूगल ऐसा दिखता था 1999 में। गेट योर गूगल अपडेट मंथली, यहाँ पे आप पुराने ईमेल डाल सकते थे अपने। पुराने जमाने में ईमेल बनाना कितना आसान था। 1998 गूगल कॉर्पोरेट। इससे हम क्या ढूंढ सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई इंसान डोमेन सेम रख रहा है बट उसका जो सारी की सारी अंदर की बॉडी है वो चेंज कर दे रहा है, बट हम लोगों ने उसका स्नैपशॉट लेके रखा हुआ और हमें पता है कि अच्छा आज ये ऐसा दिख रहा था, कल को अब ये ऐसा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वेबसाइट फिशिंग वेबसाइट है और ये वेबसाइट फेक है। तो हम लोग वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या है। मेटा डाटा इंस्पेक्शन, ये आप फोरेंसिक्स में आ जाते हैं। जब ओसिंट में हम लोग फोरेंसिक्स में आ रहे हैं तो कौन सी फोटो के अंदर क्या क्या डिटेल थी। फोटोज के अंदर इमेजेस भी होती हैं, वो सॉरी लोकेशन भी होती है, लोकेशन लैट एंड लॉन्ग सारा का सारा होता है। या फिर कई बार जब आप फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर वो डिवाइस जिसके अंदर वो सेव हुई है उसका नाम भी सेव हो जाता है, इवन वो पर्सन का नाम भी सेव हो जाता है कि ये डिवाइस किस पर्सन का है, इवन ईमेल भी सेव हो जाता है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट सेम मेटाडाटा निकलेगा उसके अंदर। डॉक्यूमेंट का अगर आपको पता हो, आज भी अगर आप व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट शेयर करते हो तो उसका मेटाडाटा डिलीट नहीं होता है। अगर आपने अपने पर्सनल पीसी पे कुछ एडिट किया है डॉक्यूमेंट के अंदर और उसके अंदर आपका मेल है और आपने उसको व्हाट्सएप पे भेज दिया और दूसरे बंदे डाउनलोड करके उसका मैगजिफ देखा, तो उसके अंदर आपका ईमेल, आपका फोन नंबर नहीं, आपका ईमेल और आपका नाम, वो सब चीजें ऑलरेडी दिखेंगी। टाइम स्टैम्प, जियो लोकेशन, ये भी मिल जाती है कि कब ये डॉक्यूमेंट बनाया गया था, कब ये इमेज बनाई गई थी। ऑथर डिवाइस इन्फो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। रिवर्स इमेज, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि ओसिन में लोग बताते हैं कि रिवर्स इमेज सर्च कर लीजिए गूगल पे जाके, यांडेक्स पे जाके। ठीक है, बट गूगल इमेज और यांडेक्स टाइनी है, यहाँ तक गूगल इमेज रिवर्स इमेज लिमिटेड नहीं है। ये है फाइंडिंग इमेज का ओरिजिन, आइडेंटिफाइंग मैनिपुलेटेड मीडिया और जियो लोकेट फोटोज। ये जो है ना, ये लास्ट की दो चीजें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप डिटेल्ड सेशन में देखेंगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें कि आप कैसे किसी भी लोकेशन को लोकेट कर सकते हो सिर्फ फोटो देख के। मतलब फोटो देख के आप बता दोगे कि ये वाली बिल्डिंग के बंदा जो खड़ा है वो इस जगह पे है। मैनिपुलेटेड मीडिया, जैसे कि मैंने आपको वो अमेजोन वाले कप्स की बात बताई ना जो एआई जनरेटेड थे, तो और वो इमेज जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाई, तो वो मैनिपुलेटेड मीडिया के अंदर आते हैं कि वो आपने कैसे आइडेंटिफाई किया वो मैनिपुलेटेड है या क्या उसके डेटा सेट्स थे। अब एडवांस ओसिन कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें आती हैं वो एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिटी कोरिलेशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाइंग, लिंकिंग, डेटा ट्रायंगुलेशन मेथड, एट्रीब्यूशन, कॉन्फिडेंट स्कोरिंग। अब क्या सिनेरियो है, अब एबीसी एक होती है एबीसी ओसेंट की। एबीसी ओसेंट की क्या होती है? ए फॉर ऑलवेज चेक फॉर एवरीथिंग, बी फॉर बिलीव नथिंग एंड सी फॉर क्रॉस चेक एवरीथिंग। दोबारा बोल देता हूँ, ऑलवेज चेक एवरीथिंग, बी फॉर बिलीव नथिंग एंड सी फॉर क्रॉस चेक एवरीथिंग। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये तीन सिद्धांतों पे ही ओसेंट काम करता है। आपको ढूंढना सब कुछ है, आपको मानना कुछ नहीं है जब तक वेरीफाई नहीं हो जाता, और वेरीफाई जो होता है उसको भी क्रॉस वेरीफाई करो। ठीक है, अब आइडेंटिटी कोरिलेशन क्यों हम लोग करते हैं? क्रॉस प्लेटफॉर्म आइडेंटिटी लिंकिंग। मान लीजिए एक पर्सन है, उसका मुझे इंस्टाग्राम मिला, अब मैंने उसका नाम, उसका घर का एड्रेस, जैसे कि वो लखनऊ का है या फिर वो कहीं और गुजरात का है, वो डाल के मैंने फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया, तो मुझे उसका फेसबुक प्रोफाइल भी मिल गया। बट क्या वो दोनों प्रोफाइल्स आपस में कनेक्टेड हैं? क्या वो सेम लोग हैं?
या फिर वो दोनों जगह पे सेम टाइम में एक्टिव है या नहीं है, वो कोरिलेट करना, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि अगर जो सस्पेक्ट है, जो कल्प्रिट है, या जो पर्सन जिसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इंसान कैसे ऑपरेट करता है, वो इंसान कहाँ कहाँ ऑपरेट करता है, वो सब चीजें, ठीक है। इमेज वेरिफिकेशन, अभी जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, डीप फेक्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि पीएम जो है हमारे, उनके डीप फेक्स आते हैं, ठीक है, उनका गाना गाते हुए इमेज आती है, या फिर उनकी किसी और के साथ खड़े हुए की फोटो आ जाती है। तो डीप फेक कैसे डिटेक्ट किया जाए, वो इमेज वेरिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो आप कैसे कैसे कि इसका जो हेयर स्टाइल है वो ओरिजिनल वाले जो पर्सन है उनके हेयर स्टाइल से डिफरेंट है या सेम है, वो सब चीजें। मैनिपुलेशन एनालिसिस, मान लीजिए आपके पास ऐसी वीडियो आ गई जिसके अंदर मैनिपुलेशन की गई हो, उसके नाक के साथ कुछ मैनिपुलेशन की गई है, उसके सर के साथ थोड़ा मैनिपुलेट किया गया है। सोर्स ऑथेंटिसिटी चेकिंग, अब ये तो हम लोगों ने पहले भी कवर किया है, ये एडवांस टॉपिक्स में आता है कि अगर आपके पास कोई वीडियो आ रही है तो उस वीडियो का सोर्स क्या है। पहली बात तो ये, वो वीडियो आई कहाँ से है, क्या वो वीडियो यकीन करने लायक है भी है या नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेल होता है आपका टेक्निकल पार्ट में, डोमेन इन्यूमरेशन, आईपी का ट्रैकिंग, एएसएन नंबर का लुकअप, सब डोमेन डिस्कवरी। आपको कोई वेबसाइट मिली, उसका आईपी क्या है, वो कौन से सर्वर पे होस्टेड है, शेयर सर्वर है तो कौन सा सर्वर है, ठीक है, कब खरीदी गई है, कब बनाई गई है, उसका एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है। और कॉमन पिटफॉल, कंफर्मेशन बायस, अवेयरनेस, फॉल्स पॉजिटिव, सोर्स क्रेडिबिलिटी, ये वो बेसिक आपकी चीजें होती है जो आपको उस में हमेशा रुकावट देती हैं, जैसे कि कंफर्मेशन बायस, अवेयरनेस। फॉर एग्जांपल, आपको पता है, आपको अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि ये सही है, ये सही है, क्योंकि सारे सबूत उसको सही बता रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सही नहीं है, तो आपको उसका कंफर्मेशन बायस आएगा। आपको लगेगा कि सोर्सेज तो यही बता रहे हैं बट मुझे लग रहा है कि गलत है, तो उसको हमेशा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हमेशा उसकी आइडेंटिटी को रिलेट करनी पड़ेगी। फॉल्स पॉजिटिव क्या चीज है, फॉल्स पॉजिटिव मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपको लगता है कि सही है बट वो असल में सही नहीं है। इट्स अ रैबिट होल, जैसे कि रैबिट होल होता है, आपको हर एक होल सही जाता हुआ दिखेगा बट एट द एंड वो एक डेड एंड है, वो आपका टाइम बर्बाद करती है। सोर्स क्रेडिबिलिटी असेसमेंट, सोर्स क्रेडिबिलिटी पे बहुत स्ट्रेस डाला जाता है आज के टाइम में, क्योंकि इतना सारा डेटा सेट ऑल ओवर वर्ल्ड में जनरेट हो चुका है कि आप किसी भी चीज पे रैंडमली यकीन नहीं कर सकते जब तक आप उसको मान ना लें कि ये जो वेबसाइट है, ये जो सोर्स है, ये क्रेडिबल है या ये क्रेडिबल नहीं है। अब इसके बाद आता है जियो लोकेशन, विजुअलाइजिंग लैंडमार्क आइडेंटिफिकेशन, सन पोजीशन, सैटेलाइट इमेजरी कोरिलेशन। ये एक बहुत बड़ा ओशन में अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है कि अगर आपके पास कोई इमेज है, उसके अंदर जो पहाड़ी, उसके अंदर जो बिल्डिंग, उसके अंदर जो घर दिख रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस लोकेशन को। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे एंगल से उन फोटोज को दिखा जाता है, 3D मैपिंग की जाती है, तब जाके आपको पता लगता है कि उस इमेज जो है वो कहाँ की ली गई है, कौन सी है, ठीक है। वेरिफिकेशन मेथड्स, मल्टीपल सोर्स वैलिडेशन, चेन ऑफ कस्टडी, एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन। अब वेरिफिकेशन के मेथड, पहली बात तो वही मल्टी सोर्स वैलिडेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि आइडेंटिफिकेशन कोरिलेशन होना चाहिए, उसी की वजह से आपका मल्टीपल सोर्स वैलिडेशन होगा। अगर आपके पास अलग अलग जगहों से सेम इन्फॉर्मेशन आ रही है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक जगह से एक इन्फॉर्मेशन हमने ले ली और आप बैठ गए, क्योंकि ऐसे आप इन्वेस्टिगेशन लीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपको पता ही नहीं है, आपने एक ही जगह चेक किया है। हम दुकान पे कोई सामान लेने जाते हैं, हम 4 जगह पूछते हैं उसका प्राइस, कि अच्छा यहाँ पे पूछ लिया, वहां पे पूछ लिया, वहां पे पूछ लिया, जहाँ पे हमें लगता है कि सभी जगह का पता लग गया, अब ये दुकान सही लग रही है हमें, तो वहां से लेंगे हम लोग, जिधर समझ लगता है उधर लेते हैं। तो हम लोग जब ओशन रिसर्च कर रहे हैं, जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हम सेम चीज करते हैं, हम उस सोर्स के बारे में हर जगह से जानते हैं, उस पर्सन, उस सस्पेक्ट के बारे में हर जगह से जानते हैं कि ये कौन है, क्या है, कैसे है, हर जगह पे जान लिया। अब जो चीज ज्यादा रिलेट कर रही है, हम लोग उसके ऊपर डिपेंड होंगे, उसको सोचेंगे कि ये जो है, ये चीज जो है वो वैलिडेटेड है, और ये जो चीज है ये मैटर करती है, और ये इंफॉर्मेशन रियल है। अब सम टूल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्च और डिस्कवरी के लिए गूगल डॉर्किंग हो गया, शोडैन हो गया, सेंसस हो गया, हैव आई बीन पॉन्ड हो गया, आप लोगों ने सुना ही होगा, hunter.ai हो गया,
सोशल मीडिया के लिए सेम टूल्स आ जाते हैं, शर्लॉक हो गया, सोशल मीडिया एनालाइजर, ट्विंट, इंस्टालूटर, लिंक्डइन इंटेल। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। ये आपका डेटा प्रोसेसिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर, इमेज, मीडिया, इन सब के लिए ये कुछ बेसिक टूल्स हैं, बहुत बेसिक टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं। कुछ यूज होते हैं और कुछ जो है वो नहीं यूज होते हैं, क्योंकि अब और भी एडवांस क्रिमिनल्स आ गए हैं, अब और भी एडवांस सिनेरियोज, केस सिनेरियोज बिल्ड होते हैं। तो कुछ टूल्स नहीं यूज होते हैं, कुछ टूल्स यूज होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। बट ठीक है, तो अब हो गया आगे। एथिक्स एंड लीगल बाउंड्रीज, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उतना समझा सकता हूँ कि कुछ भी करने से पहले एक सामने वाले की प्रिवेसी और सामने वाले से आपको रिस्पेक्टफुली उससे ये मांगना पड़ता है कि क्या हम ये चीज कंडक्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग ये रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अनलॉफुली कोई चीज करना, चाहे वो ओसेंट हो, चाहे वो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, वो एथिकल नहीं है। ठीक है, अब कॉलेज ने चाहे आपने स्टूडेंट की मार्कशीट को पब्लिक किया है, बट वो एक प्राइवेट डेटा है, उसके ऊपर रोल नंबर जो लिखा हो, उसके ऊपर फोन नंबर जो लिखा हो, एड्रेस जो लिखा हो, वो एक प्राइवेट डेटा है। ये समझिए, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अगर आप लीगल वे में जाएंगे तो ये ट्रिकी पार्ट है कि इंफॉर्मेशन तो प्राइवेट है बट पढ़ी हुई पब्लिक लैंडस्केप में है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक इलीगल टू एक्वायर है। क्योंकि अगर वो पब्लिक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है बट पब्लिकली पढ़ी हुई है तो वो एक इलीगल वे में वहां पे पढ़ी हुई है। वो या तो आप सामने वाला बोल देगा कि गलती से डाल दिया है या फिर हमारा ये तरीका था, बट वो इन्फॉर्मेशन, एक फोन नंबर और एक एड्रेस लोगों का सबसे प्राइवेट चीज होती है। अगर आप देखेंगे फोन नंबर और एड्रेस आपका प्राइवेट है, आपका घर का एड्रेस हर किसी को नहीं मालूम होना चाहिए, ना ही आपका फोन नंबर। ठीक है, तो लीगैलिटी फर्स्ट, नेवर एक्सेस अनऑथराइज्ड सिस्टम, रिस्पेक्ट टर्म्स ऑफ सर्विस, अंडरस्टैंड ज्यूरिडिक्शन लॉज, डॉक्यूमेंट योर मेथड्स। आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ताकि आप कल को बता सके कि हमने जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है वो इस तरीकों से निकाली है। प्रिवेसी रिस्पेक्ट, पर्सनल डेटा का एक्सपोजर कम करिए अपना। हार्म टू इंडिविजुअल्स, कंसीडर प्रोफेशनैलिटी, प्रोटेक्ट सेंसिटिव फाइंडिंग। अगर आपको कोई सेंसिटिव चीज मिलती है तो उसके बारे में आपके अलावा और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव चीज है, कहीं आप सेंसिटिव मैटर में डील कर रहे हैं तो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, वेरीफाई बिफोर पब्लिशिंग, मेंटेन सोर्स क्रेडिबिलिटी, डॉक्यूमेंट एविडेंस चेन, एक्सेप्ट कॉग्निटिव बायस। लास्ट वाला स्टेप अगर आप छोड़ भी दो और सिर्फ ऊपर ऊपर वाले स्टेप्स पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि हम लोग फिर से क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि हमें ये जो सोर्स क्रेडिबल है वही हमें मेंटेन करना है। हमेशा सोर्स को क्रॉस चेक करो, हमेशा सोर्स को जानो कि ये सोर्स सही भी है या नहीं। ठीक है, एंड में रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, जो भी आपको चीजें मिल रही हैं, जो भी आपको वल्नरेबिलिटी, जो भी किसी पर्सन की फाइंडिंग या फिर जो भी एसोसिएटेड डेटा मिल रहा है वो आपको हमेशा रिपोर्ट करना है। उसको आप बेच नहीं सकते, उसको आप कहीं पे पब्लिकली लिस्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस यू फील लाइक कि वो ऐसा डेटा है जिसको पब्लिकली लिस्ट किया जाए। तो ये जो एथिक्स हैं वो हमेशा फॉलो किए जाने चाहिए व्हाइल कंडक्टिंग एन ओसेंट रिसर्च। ठीक है, ये बेसिक करियर पाथ होते हैं ओसेंट में। अगर आप ओसेंट में जाते हैं, आप ओसेंट सीख रहे हैं, ओसेंट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ओसेंट एनालिस्ट एज एन एंट्री, थ्रेड जूनियर रिसर्चर, रिसर्च फेलो, ये बेसिक टेक्निकल स्किल्स आपकी, सोशल मीडिया एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, ये चीजें आपको आनी चाहिए। रूल्स हो गए, मिड में आ जाता है सीनियर एनालिस्ट, थ्रेट हंटर, इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। आपको इसके लिए एडवांस टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कैसे पिवट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन से डेटा जनरेट करते हैं, डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं, और नया जो डेटा सेट आता है उसको पुराने डेटा सेट के साथ कैसे रिलेट करते हैं। एंड में आपका आ जाता है सीनियर पोजीशंस, ओसेंट मैनेजर, थ्रेट इंटेल लीड, सिक्योरिटी कंसल्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ती है। अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के रिसर्च पूरी कंडक्ट करूंगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। समझ लग रहा है यहां तक सबको?
समझ लग रहा है सबको? एक बार थम्स अप कर दो यार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम लोग अपने फाइनल की तरफ मूव करते हैं। तो ये आपकी बेसिक फाउंडेशन होती है स्किल्स में, बिकॉज मेरे को खुद इंडस्ट्री में आज के टाइम पे 4+ ईयर्स हो गए हैं। तो विद दैट एक्सपीरियंस आई हैव वर्कड विद लाइक वेरियस एजेंसीज, वेरियस कॉर्पोरेट, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई वर्क विद। तो उसमें ये चीज़ ज़रूर समझ लगती है कि जो आप समझते हो कि आज सीख लिया जाएगा, 2 दिन में सीख लिया जाएगा, इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक टाइम्स। चाहे आप इन्वेस्टिगेशन में जा रहे हैं, चाहे आप वीएपीटी में जा रहे हैं, चाहे आप किसी और रिसर्च में जा रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है वो टाइम लेती हैं। इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट विल टेक योर टाइम टू मेक यू व्हाट यू आर, टू मेक द बेस्ट ऑफ यू। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आज का क्लास। एंड हम लोग इसके बारे में और चीज़ें शेयर कर सकते हैं, कैसे आप लोग ओसिंट सीख सकते हैं, कैसे आप लोग ओसिंट के अंदर और टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप अपना जो स्किल सेट है उसको शार्प कर सकते हैं, और कैसे आप जो आपको लगता है कि मैं कैसे कंफर्म करूँ ये उसी पर्सन का डेटा है, उसी पर्सन का नंबर है, उसी पर्सन की रिलेटेबल डिटेल्स है, वो कैसे कंफर्म किया जाए, वो सब आप कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ों के लिए यू कैन ज्वाइन द कोर्स एंड यू कैन, आप आ सकते हैं हमारे साथ, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हम लोग फिर उस लंबे सेशन में 1 महीने के वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि कैसे कोई चीज़ काम करती है, कैसे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो होती है। ठीक है, बाकी आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। अगर आप लोगों में से किसी को डाउट है, अगर आपको जानना है, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, तो आप लोग आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। 10 हमारे पास जो 10-15 मिनट पड़े हैं, हम लोग अभी डिस्कशंस और उस करेंगे। कोई डाउट आप सबको सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा डेमो ओशियन का दिया। और किसी को कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो अभी रिगार्डिंग ओशियन कोर्स कंटेंट कुछ भी, यानी आपको ना समझ में आया ये कंटेंट जो भी पढ़ा है, या आपको आगे क्या इन फ्यूचर हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या होने वाला है, कुछ भी डाउट हो तो डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, या अभी इसी ओशियन डेमो के लिए आप कुछ पूछ सकते हो। ओके सर, माल्टे को सिखाऊंगी इस कोर्स में। माल्टे को ऑलरेडी हाँ इस कोर्स में कराएंगे। माल्टे को स्पाइडर फूट, शेरलॉक, जो भी बेसिकली टूल्स ओशियन में यूज होते हैं वो जरूर इस कोर्स में करवाए जाएंगे। ओके, जिन्होंने पूछा है मोरी, तो आप एक बात बताइए, माल्टेगो को आपको क्यों लगता है कि माल्टेगो बहुत इंपॉर्टेंट है ओशियन के लिए? 1 मिनट, मैं कहना चाहूंगा, वो गुजरात के पीएस के है और ऑलरेडी उन्होंने इसीलिए माल्टे को पूछा है क्योंकि अच्छा। उनके जो भी ट्रेनर आते हैं गुजरात पुलिस में, जो भी पढ़ाने आते हैं या उनको इंटरनल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ये स्पाइडर फुट और माल्टे को इंक्लूड होता है। वही ज्यादातर लोग पढ़ा के चले जाते हैं, यानी उनको वो एक अच्छा। बताया गया है कि माल्टे को टूल आता है, वैसा है। उन्होंने आज तक यूज मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा, और वो इतना जितना ये मांग रहे चाह रहे उतना वो उनके यूजफुल भी नहीं होगा। खाली माल्टेगो के ऊपर टूल वो डिपेंड भी नहीं रहना है, इसीलिए ओशियन कोर्स हमने लॉन्च किया है कि टूल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं और टेक्निक्स ज्यादा सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जहां तक माल्टेगो यूज होता है वो होता है एनालिसिस के लिए, आईपीडीआर, सीडीआर, या फिर आप अगर आप चाह रहे हैं कि प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो उसके लिए माल्टेगो पेड खरीदना पड़ता है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है ऑब्वियसली। तो आईपीडीआर, सीडीआर का एनालिसिस हम लोग आपको वैसे ही सिखाएंगे कि कैसे होता है, मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं चीजों के बारे में। तो उसका टेंशन मत लीजिए, वो चीजें बिना टूल के हम लोग सिखाएंगे आपको। पूरा इसमें हमने कवर किया है, जो आप सोचा नहीं होगा वो सब कुछ इनके अंदर होगा। पूरा 1 महीने का कोर्स है, 1 दिन का नहीं है, समझो। 1 दिन 2 घंटे निकालना वो चलो एक क्लास हो गया, लेकिन पूरा 1 महीना निकालना वो छोटी बात नहीं है। इसमें सोशल मीडिया, पूरा फोकस सोशल मीडिया पे ज्यादा रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा जितना भी प्रैक्टिकली है, कोई थियोरिटिकल नहीं है। तो आज डेमो था इसीलिए इन्होंने पीपीटी बनाई, नहीं का पीपीटी है ही नहीं ऐसा सोच के चलो। और किसी को कोई क्वेरी हो तो बताइए। बिल्कुल, सर, आज मुझे के ऐसी सेशन में query है। अगर किसी को कोई
हाँ बोलिए। हाँ जी। अपना ये जिस हिसाब से आपने जो प्रोग्राम डेवलप किया है आपका ओसेंट का जो कोर्स किया है, तो उसके हाँ। अंदर अब बहुत से लोग हैं जैसे अभी मुझे ये माल्टेको और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पता ही नहीं